Hello dear students, let us start discussion of JEE Mains dated 22 जनवरी 2025। इस डेट पर टोटल 2 पेपर हुए थे। एक मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, एक इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, शिफ्ट 2 का पेपर है। हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको स्पेशल फीचर काउंट करा दूं कि यहाँ पर बात सिर्फ सोल्यूशन की नहीं होगी, बात होगी कंप्लीट कंसेप्ट की। बात सिर्फ कंप्लीट कंसेप्ट की नहीं होगी, बात होगी एग्ज़ाम रेडी कंसेप्ट की। क्या मतलब है एग्ज़ाम रेडी कंसेप्ट का? कि ये कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको आता तो बहुत कुछ है, बट एग्ज़ाम में उनकी डिलीवरी स्किल पुअर होती है। एग्ज़ाम में वो समझ नहीं पाते कि कैसे अप्रोच किया जाए। ड्यू टू दैट नॉलेज होने के बाद भी बेहतर रैंक नहीं आ पाती है। बट कुछ और बच्चे होते दूसरी कैटेगरी के कि नॉलेज उतनी अच्छी तो नहीं होती है, बट फिर भी वो एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम रेडी कंसेप्ट होता है। वो एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करें जानते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर होंगी। दूसरा फीचर ये है कि आप टेस्टिंग के तौर पे इस पेपर को ले सकते हो। जैसे कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, पहले उसका आंसर और सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, तो आप बिना आंसर सोल्यूशन देके ही स्क्रीन पॉज करके उसको आप देख लो क्या आंसर आ रहा है। ये सेल्फ इवेल्युएशन है और फिर मैं बताऊंगा तो मैच करा लेना। इस प्रकार से देखना कितना स्कोर बनता है, और वो स्कोर अगर आप हमको मैसेज करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि रैंक क्या आएगी आपकी या क्या आती अगर इस पेपर में आपको बैठने को मिलता। देन पेपर टू पेपर कहानी बदल जाती है। जैसे कि इसी डेट पर जब शिफ्ट 1 हुआ था, वो पेपर काफ़ी मुश्किल था कंपेयर टू दिस। ये आसान जाने वाला है। तो हम यहाँ पर जनरल बात तो नहीं कर सकते कि अगर इस पेपर में आप ऐसा कर रहे हो, इस पेपर के हिसाब से इतने नंबर हैं तो इतनी रैंक है, तो उस पेपर में भी अगर इतनी नंबर होंगे तो रैंक उतनी होगी, कम ज़्यादा भी हो सकती है। डिफ़िकल्टी लेवल मैटर करता है। इन सब चीज़ों पर नहीं इंटरेस्टेड हैं तो एक आखिरी ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं। आप नॉर्मली टेस्टिंग वेस्टिंग के झंझट से बच जाएं। आप नॉर्मल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। सही गलत का जो तनाव है उससे मुक्ति पाएंगे आप। थोड़ा नर्वस सिस्टम आपका रिलैक्स होगा। बाकी एक डिस्क्लेमर है जो कि मोस्टली मैं हर वीडियो में देता हूँ कि आपको शुरुआत शुरू से करनी है। कोई वीडियो आया आप देखने लग गए, बेहतर होगा आप डिस्क्रिप्शन देखें, उसमें प्लेलिस्ट का लिंक होगा। जो वीडियो आप देखने जा रहे थे वो जिस प्लेलिस्ट का पार्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप उसको ओपन करें। पहला जो वीडियो है उसको देखें और फिर वहाँ से जब आप शुरू से शुरू करोगे तो आपको बाद के जो सारे वीडियोज़ हैं कनेक्टेड हैं, आराम से समझ आएंगे। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं कोई एक पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, प्रीवियस पेपर्स का मैं रेफरेंस ले लूँगा और आपको समझ में कुछ आएगा नहीं। फिर आप अननेसेसरी हमको गाली दोगे कि समझ नहीं आता, जबकि गलती आपकी रहेगी क्या कि आप डिस्क्लेमर फॉलो नहीं करते। डिस्क्लेमर फॉलो करोगे तो आप देखोगे क्या कि कुछ पेपर्स 2-2 ढाई घंटे 3-3 घंटे में डिस्कस हो रहे हैं और कुछ 1 घंटे में ही हो जा रहे हैं। कारण वही है कि एक टाइम के बाद सेचुरेशन आ जाएगा। क्या मतलब है इस बात का कि कंसेप्ट रिपीट होने लगेंगे। यही तो अल्टीमेट हमारा मोटिव है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जाने, वो टॉपिक जाने जो रिपीट होते हैं। तो ये चीज़ हो पाएगी जो अगर आप डिस्क्लेमर फॉलो करेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे और पूरा देखेंगे। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। फीचर डिस्क्लेमर तो हो ही गया। पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है, आंसर आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप इसको टेस्टिंग के पर्पज़ से एक बार अप्रोच करें, आंसर देखें क्या आता है और फिर देखें सही होता है या गलत होता है। हालांकि मैं बता दूं, इसके पहले जो शिफ्ट 1 का पेपर था उसमें मैंने मिलता जुलता क्वेश्चन कराया है, और वो जो कराया था वो तो इसका यू कैन से सुपर सेट था। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। कंपेयर टू दैट ये तो बहुत आसान है। अब मैं मान रहा हूँ कि पॉज कर लिए हैं आप, अटेम्प्ट कर लिए हैं, इसका आंसर आप एक बार मैच कराओ। इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ गया। ये 4th ऑप्शन है, टू डायोप्टर। अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ। कहते हैं इधर की एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसको आपने 2 कट दिए, एक ऐसे कट दिया, एक ऐसे कट दिया। 2 कट किए तो जो 2 कट करने से 4 सेगमेंट होंगे, उसमें से कोई एक सेगमेंट ले लो। मैं हाईलाइट कर दूं, सपोज कर लो आप इस वाले सेगमेंट को ले रहे हो, तो मात्र इतने सेगमेंट की पावर कितनी होगी। क्वेश्चन की रीडिंग भी कर लें, क्या पता मैंने गलत इंटरप्रेट किया हो। सिमेट्रिक थिन कॉन्वेक्स लेंस कट इनटू 4 इक्वल पार्ट
एक अलॉन्ग ए बी, एक अलॉन्ग सी डी। पावर ऑफ ओरिजिनल लेंस 4 डायोप्टर है, कोई एक सेगमेंट की पावर आपको बतानी है। तो याद रखने लायक बातें कुछ ऐसी हैं कि जब तुम अगर कोई लेंस को ऐसे कट करते हो तो पावर आधी आधी बढ़ जाती है। मतलब इसका ये है कि अगर हम सिर्फ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करें, चाहे इधर वाला हाफ कंसीडर करें चाहे उधर वाला हाफ कंसीडर करें, तो वो आधी पावर का होगा, यानी कि वो 2 डायोप्टर का होगा। इस बात को डिटेल में मैं नहीं ले जा रहा हूँ, ये आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या लेंस मेकर फार्मूला के थ्रू समझ सकते हैं। प्रीवियस डिस्कशन में मैंने बता भी दिया था। दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर कोई लेंस अलॉन्ग द एक्सेस कट कर दिया जाए, उससे उसकी पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क फिर किस चीज़ पे पड़ता है? किसी न किसी चीज़ पे तो फ़र्क पड़ता होगा। नंबर ऑफ़ रेज़ यहाँ पर आधी हो जाती हैं। मतलब जैसे अगर आपने नंबर ऑफ़ 4 रेज़ गिराई हैं और आपने लेंस को कट कर दिया, तो अब यहाँ पर कहाँ पर, इस पॉइंट पी पर पहले कट ना करते तो नंबर ऑफ़ रेज़ कितनी होती? 4 होती, बट अभी 2 ही होंगी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? किस पॉइंट पे रेज़ जाके मीट करेंगी उस पर तो फ़र्क नहीं पड़ता, फोकल लेंथ पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, पावर पे तो नहीं फ़र्क पड़ता हॉरिजॉन्टल कट के दरमियान, बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज पे फ़र्क पड़ेगा। आपको मैंने और भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग हिंट दी है। कभी कभी ऐसा आता है कि इस पूरे लेंस को क्या करते, ये कोई काली पन्नी ब्लैक पेपर वगैरह से कवर कर देते हैं, उससे इमेज क्या बनेगी, इमेज की पोजीशन, फोकल लेंथ, इन सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क लेकिन पड़ेगा किस बात पे? जहाँ भी इमेज बननी है वहीं बनेगी अभी भी, बट उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रेज विल रिड्यूस बिकॉज वी हैव कवर्ड सम पोर्शन विद ब्लैक पेपर, या इफ़ वी हैव कंसिडर ओनली अपर हाफ, then intensity या brightness of the image will reduce, but focal length या power will not change. So what we can say that during this cut power become half and during this cut it will not change. So answer here will be 2 diopter, fourth option. चलिए अब अगला प्रश्न देख लिया जाए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट आप इसे स्वयं से एक बार ट्राई कर लें, मैं इसका आंसर आपको बताऊं। इसका आंसर सेकंड ऑप्शन आएगा mg/2। क्या है क्वेश्चन की थीम? कह रहे हैं कि एक कोई स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल है, मास उसका बता दिया इन्होंने, उसको ग्लिसरीन कंटेनिंग वर्टिकल ट्यूब है उसमें ड्रॉप कराया, फ्री फॉल नहीं हो रहा है। बॉल की वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट हो गई है। यू नो बेटर देन मी कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज आफ्टर सम टाइम विस्कस फोर्स सफिशिएंट हो जाता है और फिर वो सारी फोर्सेस को बैलेंस कर लेता है, और फोर्स बैलेंस होने पे एक्सेलरेशन 0 होता है। वेलोसिटी कौन कहता है कि 0 होता है? वेलोसिटी यहाँ पे रह जाती है बट एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी वेलोसिटी वीकेंड से बढ़ते जाती है और फिर टर्मिनेट हो जाती है। इसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसके फॉर्मूले को भी आप याद कर लें, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, लेकिन ये नहीं पूछा है कि फार्मूला क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी का। इन्होंने कहा है कि आप बताओ दैट टाइम विस्कस फोर्स कितना लग रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएं सबसे पहले इस बॉल का। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ग्लिसरीन वगैरह कुछ डिज़ाइन कर लेता हूँ। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो गई, और ये है आपकी बॉल जिसे आपको क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। शुरुआत में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि u0 है। शुरुआत में मैंने बॉल बनाई और उसका u जो है वो 0 ले लिया मैंने, ठीक है। ये बॉल हो गई, इसका u 0 हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रेजेंटली, तो इस पर mg लगेगा नीचे को, क्योंकि इस पर मास है और ग्रेविटी तो फॉरएवर है। ड्यू टू दैट mg बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, नीचे को होगा, जिधर को फोर्स है उधर को ही होगा। एक्सेलरेशन विल बी फोर्स डिवाइड बाय मास। ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। आफ्टर सम टाइम बॉडी यहाँ नहीं पाई जाएगी, कहीं और पाई जाएगी। मैं कहीं और बना लेता हूँ। ये आफ्टर सम टाइम बॉडी की सिचुएशन हो गई, तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, राइट। तो इसकी वेलोसिटी अब तो 0 नहीं रही, कुछ बनानी पड़ेगी। मैंने बना ली।
ड्यू टू दैट डेवलप्ड वेलोसिटी एक दिक्कत यह आएगा कि इस पर अब बायोंसी भी लगने लग जाएगा, नहीं बायोंसी तो पहले ही लग रहा था, विस्कस भी लगने लग जाएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स जो होता है एफ वो 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है। यहाँ से इतना तो समझ आता है कि एफ प्रोपोर्शनल टू वी है। वी पहले नहीं था तो विस्कस फोर्स नहीं था पहले, बट अभी तो होगा, इसलिए अभी आपको एम के अलावा विस्कस फोर्स भी बनाना है। ये स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया गया। एम अभी भी लग रहा है, एम अभी काफ़ी ज़्यादा है, विस्कस फोर्स उतना सफिशिएंट नहीं है। एक और फोर्स समटाइम इग्नोर्ड होता है, समटाइम कंसीडर्ड होता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है। ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, तो बायोंसी जो कि वॉल्यूम पे साइज़ पे डिपेंड करता है वो नहीं आएगा। बट इधर ऐसा है नहीं, बायोंसी कंसीडर करना है, तो यहाँ पर हमने एफ बी लिखा है। एफ बी का मतलब बायोंसी। इसमें और इसमें एम में और बायोंसी में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस स्मॉल एफ में फ़र्क पड़ रहा है। जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है स्मॉल एफ बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि स्मॉल एफ इतना सफिशेंट हो जाएगा कि फिर इस पर जो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो अपवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में इस समय टू मच ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स लग रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और लग रहा था पहले से ही एफ बी, और एक नीचे को लग रहा है एम जी। ठीक है, कहानी में क्या हुआ कि फोर्स बैलेंस हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो थोड़े ना बोला जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अब चूंकि यहाँ पर बॉडी कंसीडर हो रही है जो कि ऊपर से नीचे आ रही है, तब तक कुछ तो वेलोसिटी एक्वायर कर चुकी है। जो वेलोसिटी ये एक्वायर कर चुकी है वही वेलोसिटी हो जाएगी अब आगे के लिए, कांस्टेंट हो जाएगी। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। मतलब ये वो वेलोसिटी है जो आफ्टर ऑल टर्मिनेट हो जाती है। ग्राफ की शक्ल में अगर आप इसे समझने की कोशिश करो तो एक ग्राफ वी और टी के बीच में बन जाएगा। शुरुआत में टी बराबर 0 पे वी 0 होगा, पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, फिर वी बढ़ेगा और आखिरी में लास्ट में वी बढ़ना बंद हो जाएगा, वी कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा ग्राफ रफली एस्टिमेट कर सकते हैं, हालांकि एग्जैक्टली भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से ई का फंक्शन आएगा, वी इक्वल टू यू कैन से वी टी देन 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ आ जाएगा। इस तरह की शक्ल आपने हज़ारों बार पढ़ी होगी, ग्रोथ एंड डीके ऑफ चार्ज में पढ़ा होगा, एंड यू कैन से चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, बहुत जगह पढ़ा होगा आपने। इसको अभी आप ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, मैं कंसेप्ट समझाने में इतना इमोशनल हो गया कि क्वेश्चन से दूर चला गया हूँ। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जो ग्लिसरीन है उसकी जो डेंसिटी है हाफ है कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ बॉल। मतलब ये जो ग्लिसरीन है इसकी डेंसिटी, इसको अगर हम डी एल कहें, रीजन बीइंग ये लिक्विड है, तो सॉलिड की जो डेंसिटी है उसके बराबर नहीं है, उसकी आधी है। तो यहाँ पर जब बायोंसी लगेगा वो कितना लगेगा? बायोंसी का बहुत सारा फार्मूला हो सकता है। एक वी रो जी होता है, एक और फार्मूला होता है जो इस तरह के सवालों को आसान बनाता है, एम जी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे डेंसिटी के लिए मैंने रो यूज़ कर लिया, आप रो या डी जो भी चाहो ले लो। तो ये कह रहे हैं लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी के बराबर नहीं है, आधी है। तो इस हिसाब से जो आपका यहाँ पे बायोंसी आएगा दैट विल बी एम जी बाई 2 आएगा। और निकालना है स्मॉल एफ यानी कि ड्रैग फोर्स। तो स्मॉल एफ प्लस एम जी बाई 2 हियर विल बी इक्वल टू एम जी। सो स्मॉल एफ इक्वल टू एम जी बाई 2 आएगा। स्मॉल एफ आ गया है, क्वेश्चन का आंसर आ गया है। बस इसका आगे एक्सटेंशन में बताऊं कि पूछ सकते हैं कि बताओ टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। लोग फार्मूला लगाने लग जाएंगे, आएगा आंसर, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, बट देखिए ज़रूरत नहीं है, आसान हो जाएगा। वो फार्मूला जो 2/9 करके एक होता है, इंपॉर्टेंट है बट याद नहीं रह पाता, यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस जैसे ही आपका विस्कस फोर्स आए आपने उसको 6 पाई ईटा आर वी के बराबर कर देना है। जब आप ऐसा कर दोगे तो वी निकल आएगा यहाँ से, यही तो टर्मिनल वेलोसिटी है। इस बात को हम अब और नहीं खींचते हैं, आंसर क्योंकि आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बिफोर आई स्टार्ट यू हैव टू अटेम्प्ट इट। चलिए पहले मैं आपको इसका आंसर बताऊं, देख लो एक बार इसका आंसर आ रहा है।
सेकेंड ऑप्शन दैट इज़ 5। स्टोरी क्या है, यहाँ पर बात हो रही है डेंसिटी की, पूछ रहे हैं कि बताओ परसेंटेज में कितनी एरर आएगी, और मास रेडियस एंड लेंथ वायर की बताई है। अनलेस नहीं कोई बता रहा है आपको, जो वायर है सिलेंड्रिकल मानना होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो πr² होता है। डेंसिटी यू नो बेटर देन मी कि मास बाय वॉल्यूम होता है। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू रखते हैं तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा दैट विल बी m डिवाइड बाई πr²l। नाउ इसके बाद में आपको जो कांस्टेंट टर्म है उसको डिलीट कर देना होता है, बाकी रहने देंगे, और हर एक के ऊपर क्या एक्सपोनेंट आ रहा है, क्या पावर आ रहा है, उसको फोकस करना है। m पे 1 है, r पे -2 है, माइनस प्लस यहाँ मायने नहीं रखता है, r की पावर 2 ही मान लो, l की पावर 1 मान लो। अगले स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है सबके पहले परसेंटेज का एक सिंबल देंगे, परसेंटेज एरर इन डी, एंड m के लिए परसेंटेज एरर m, r के लिए परसेंटेज एरर r, l के लिए परसेंटेज एरर इन n। ये जो एक्सपोनेंट लिखे गए थे ये इसलिए लिखे गए थे कि आप सबको मल्टीप्लाई कर दो पहले ही, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, बीच में प्लस आएगा। ये एक्सप्रेशन मैंने बनाया है जिससे डेंसिटी का परसेंटेज एरर निकल आएगा। इस स्टेप से इस स्टेप के तक आने के बीच में कई और स्टेप्स होते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। मैं बस ब्रीफ कर दूं कि लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करना होता है, उसी का रिजल्ट है कि ये जो एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाई में आ गए हैं, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब आपको ये और ये और ये चाहिए, पुट कर दोगे तो ये निकल आएगा। एक एक को निकालते हैं। यहाँ पर m के बारे में बताए हैं तो हम m के बारे में जो बताए हैं कि हेल्प से m की परसेंट एरर निकालेंगे। m की परसेंटेज एरर के लिए होता है फॉर्मूला डेल्टा m बाई m देन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा m की वैल्यू ये है, m की वैल्यू ये है, तो डेल्टा m की जगह पे हमने रखना होगा 0.03 एंड नहीं, 2 बार 0 है, m की जगह पे रखना होगा 0.60 एंड देन 100। इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आएगा, लेट मी चेक आउट, ये आई थिंक 0.3 हो जाएगा। एक्चुअली 100 की वजह से मैंने डेसिमल को 2 डिजिट आगे शिफ्ट किया है, डिवाइड बाई 0.6 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 हो जाएगा, क्वाइट ईजी। इसके बाद में हम परसेंटेज एरर इन आर निकालेंगे, रेडियस की निकालेंगे। इसका फॉर्मूला पर डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 आ जाएगा। सिमिलर अप्रोच वैल्यूज़ पुट करके निकालना होगा। डेल्टा आर की वैल्यू ये वाली लेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। इसके बाद में 0.50 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कोई चीज़ ना समझ में आए तो एक बार आप खुद से करके देखना। वैल्यूज़ पुट करने का काम हो सकता है आप हमसे बेहतर कर रहे हो, तो फिर आपका आंसर और जल्दी आएगा। डेल्टा एल की बात करें अगर, सॉरी परसेंटेज एरर इन एल की बात करें तो ये डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 आएगा। डेल्टा एल इंटू 100 ये कितना हो जाएगा, 0.05 इंटू 100 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू 10, ये आपका 1/2 आ गया। अब सारी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी है, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी है। कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कितना रखना है, 1/2, यहाँ पे कितना रखना है 2, और यहाँ पे कितना रखना है 1/2। 2 मल्टीप्लाई भी करोगे ये वाला और सब जोड़ दोगे तो आपका ये हो गया 4, और हाफ एंड हाफ 1 हो गया, 4 + 1 आंसर 5 हो गया। ये रहा इसका आंसर, सेकेंड ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर जाएं तो आपकी स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन नंबर 29। उम्मीद कर रहे हैं आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा पॉज करके। मैं आंसर बताऊं तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन I0/2। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर थीम ये कहती है कि LCR सर्किट है और वहाँ पे करंट एम्पलीट्यूड I0 के बराबर है। ये बात हो रही है LCR सर्किट की तब जब उसमें रेजोनेंस हो रखा है। फिर कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस LCR सर्किट का R जो पहले था बाद में वो नहीं है, ट्वाइस हो गया। एम्पलीट्यूड पे कितना फ़र्क आएगा बताना है। तो रेजोनेंस अगर नहीं हो रहा है दैट टाइम जो करंट एम्पलीट्यूड होता है I0 वो होता है वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई Z। अब Z क्या होता है, ये इम्पीडेंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है
अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी इन ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ दैट। रेजोनेंस की कंडीशन में जो ये एक्सएल है वो एक्सी के बराबर हो जाता है, लिहाजा ये एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो जाता है। कर दें इसको जीरो तो आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई आर हो जाती है, यानी कि आई नॉट प्रोपोर्शनल टू आर नहीं, प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। इसका मतलब आर को अगर आपने 2 टाइम्स किया है तो आई नॉट यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट 2 टाइम्स नहीं होगा, हाफ हो जाएगा। आंसर आ गया है सेकंड ऑप्शन। पहले ही मैंने कहा था पेपर बहुत आसान है ये वाला, शिफ्ट 1 काफ़ी मुश्किल था। कंप्लीट एनालिसिस में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप समझ पाओ कि कोई पेपर किस लेवल का है जब उसे आसान बोलते हैं, किस लेवल का है जब उसे मुश्किल बोलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, इस पर बात करेंगे। आप चाहो तो पहले पॉज कर लो और ट्राई कर लो क्या आंसर आता है, चेक कर लो, मिला लो। इसका आंसर मैं दिखाऊं, आंसर इसका थर्ड आएगा। अब मैं क्वेश्चन समझा दूं आपको। यहाँ पे एक डाइपोल है, ये डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल एट ओरिजिन प्रेजेंट है, और ये जो डाइपोल है इसका जो डाइपोल मोमेंट है या डाइपोल की जो एक्सेस है यू कैन से पॉजिटिव एक्स एक्सेस में है। तो एक्स एक्सेस में जितने भी पॉइंट हैं सारे ही पॉइंट्स को एक्सिल पॉइंट बोला जाएगा, और वाई एक्सेस में जितने भी पॉइंट हैं इन सारे ही पॉइंट्स को आप इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पर ए पर यानी कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू क्वेश्चन में बता रहे हैं कि मान लो ई नॉट देन वी नॉट है। फिर बी पॉइंट जो कि इक्वेटोरियल है वहाँ पे ई और वी पूछ रहे हैं कि कितना कितना होगा। तो एक अंतर इन्होंने किया कि डिस्टेंस अलग ले ली, ये आर ले ली तो ये 2r ले ली, ठीक है। तो आप अगर फॉर्मूला ध्यान दें एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का, कंप्लीट फार्मूला नहीं भी याद आ रहा है तो भी यहाँ पे बात बन जाएगी, लेकिन कंप्लीट याद होना चाहिए इसलिए मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 2kp/r³ एंड पोटेंशियल का फार्मूला होता है kp/r²। दीज आर द वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का फार्मूला होता है, अलग होता है इसी डाइपोल की वजह से। इफ़ पॉइंट इज ऑन इक्वेटर तो v 0 होता है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं होता, सीधे आंसर होता है। और e का वैल्यू लगभग यही होता है लेकिन बस 2 नहीं होता है, तो यह आ जाएगा kp/r³। इन फार्मूलाज से आपको काफ़ी कुछ हिंट मिल रहा है कि v तो 0 आएगा और 0 यहाँ पे भी दिया है, बट यहाँ और यहाँ नहीं दिया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये तो डिलीट हो गया, बट सेकेंड एंड फोर्थ में, सेकेंड एंड थर्ड में भी कौन सा सही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो समझ आएगा। तो अगर डिस्टेंस वही रहती, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ होती, तो आप बोलते कि बस 2e का तो अंतर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अगर उतनी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होता, फॉर एग्जांपल b', तो वहाँ ना इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हाफ हो जाती, E0 से E0/2 हो जाती। बट इधर हाफ नहीं होगी, कारण डिस्टेंस अगर आप देखो b' और b का तो डबल हो गया है b का डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप समझ गए होगे प्रोपोर्शनल टू 1/r² नहीं है, प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है। अगर r की वैल्यू 2 हो रही है तो उसका इफेक्ट ये बनेगा कि 1/2 की पावर 3 यानी कि 1/8 हो जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स हो जाएगी कंपेयर टू b'। b' पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0/2 है, b पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 1/8 हो जाएगा। 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, E0/2 इंटू 8, 2 में 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 31। अबे आप चाहो तो पॉज करके कर लो, इसके बाद में आंसर देख लो। इसका आंसर आएगा फोर्थ वाला। क्या है क्वेश्चन की थीम, कह रहे हैं कि डायमेंशन बताओ यहाँ पे कैपेसिटेंस की, बस इतनी थीम है। CL/R ये 3 लोग होते हैं, इनकी डायमेंशन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, मैं जो बता रहा हूँ उससे किसी का भी निकल आएगा। मेरे को केवल इसी क्वेश्चन को नहीं साधना होता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कंप्लीट कंसेप्ट बताऊँगा ताकि मिलते जुलते सारे क्वेश्चन हो जाए। तो L और C और R सबकी डायमेंशन निकल आएगी उस फार्मूले से जो मैं लेकर आऊँ। फार्मूला है एनर्जी का, स्मॉल u का नहीं है, कैपिटल U का है। कैपिटल U
का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। इस फॉर्मूले से c का डायमेंशन निकल आएगा, और होता है हाफ एल आई स्क्वायर। इस फॉर्मूले से l का डायमेंशन निकल आएगा, और होता है आई स्क्वायर आर टी, और इस फॉर्मूले से r का डायमेंशन निकल आएगा। यहाँ पे हमें c का डायमेंशन निकालना है, सो केवल u बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c को फोकस करेंगे, और यहाँ से c निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई u आ जाएगा, और 2 इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि 2 एक प्योर नंबर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। और अब हम बात करेंगे u के डायमेंशन की, तो जो होता है ml2t-2, और q के टर्म में ही यहाँ पे निकालना है। q मतलब चार्ज के टर्म में निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो आप इसको a इंटू टी के बराबर ना करें, वो तब करना होता है जब a यानी एम्पियर के टर्म्स में निकालना होता है। यहाँ कूलॉम के टर्म में निकालना है। आंसर आ चुका है c स्क्वायर, ये आप लिखोगे, फिर m-1 l-2 t देन +2 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में आप मैच कराओ, बिल्कुल मैच कर जाएगा। ये आपका C2 m-1 l-2 t+2। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप फिर से वही करें, पॉज करें और ट्राई करें। क्वेश्चन की थीम ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक कोई चार्ज पार्टिकल, यानी कि यहाँ पे कहें तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराया गया है, एंगल रखा गया है 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन के लिए आपको पता होता होगा कि पाथ सर्कुलर होता है, और रेडियस ऑफ दैट सर्कल r इक्वल टू mv/qb आती है। वही सारी बातें हैं, अभी आपको समझ आएगा कंप्लीट। बट डिफरेंट इन्होंने क्या कर दिया कि इस कहानी के लिए इन्होंने कहा है कि बोर्स का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल है। असलियत में नहीं होता है। असलियत में बोर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल तो एटम्स में अप्लाई होता है। एटम्स के में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, वहाँ पे होता है। लेकिन कह रहे हैं कि एक इमेजिनरी सिचुएशन लेट कर लो जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, जब 90 डिग्री एंगल बन रहा है दैट टाइम, तो भी बोर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लग रहा है। तो फिर बताओ आर की वैल्यू कितनी आएगी। अब आर की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे एन पे डिपेंड करेगी। बोर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में सारा रोल एन का होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको। तो एन पे डिपेंड करेगा, आर की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू इनडायरेक्टली बता दी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब आपने ग्राउंड स्टेट से बस स्टार्ट किया है एक्साइट करना, पहले नंबर पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे बात करनी है। एन की वैल्यू मतलब यहाँ पे मोस्ट कॉमन मिस्टेक लोग फर्स्ट देखते हैं ना, तो 1 ले लेते हैं। 1 तो ग्राउंड स्टेट पे होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे एन की वैल्यू 2 ली जाती है, वही हम करेंगे। अब मैं यहाँ पर आंसर दिखा दूँ, शायद भूल गया हूँ मैं आंसर दिखाना। ये आंसर हो गया दैट वन। ये जो सर्कल में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है या कोई भी चीज़ घूमता है, तो उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो किसी न किसी फोर्स के मार्फत बैलेंस होता है। मेरा कहने का मतलब सर्कल में कोई भी चीज़ अगर घूम रही है तो उसमें mv²/r तो होगा ही होगा। हाँ, अब तुमको ये सोचना पड़ेगा कि वो mv²/r बैलेंस किससे होगा। ये केस टू केस वारी करेगा। इस केस में यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स से इक्वेट होगा, जबकि ग्रेविटेशन वाले केस में ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है। सैटेलाइट या प्लेनेटरी मोशन की मैं बात करूँ तो यही mv²/r gm/m1m2/r² के बराबर होता है। एंड कभी कभी नॉर्मल रिएक्शन के भी ये बराबर हो जाता है। ये बात हो रही है बैंकिंग की। और कभी कभी फ्रिक्शन के भी बराबर हो जाता है, कभी कभी टेंशन के बराबर हो जाता है। मतलब ये जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, इसका जो RHS है ये सर्टेन नहीं है, केस टू केस वेरी करता है। प्रेजेंटली फॉर दैट क्वेश्चन, फॉर आवर क्वेश्चन, ये Q इंटू वी इंटू बी के बराबर होगा। यहाँ से आप एक इक्वेशन बनाओ जिसमें V और R एक तरफ रहे, बाकी सब दूसरी तरफ। तो V इंटू आर नहीं, V/R आप समझ गए होगे कि क्या आएगा। ये EB/m के बराबर आ जाएगा। Q की वैल्यू मैंने E रख ली है। Q का मतलब होता है चार्ज इन मैग्नीट्यूड। पहला इक्वेशन बहुत ऑब्वियस है, अगर आप इसी को सॉल्व करो तो R का वैल्यू भी आ जाएगा। R का वैल्यू जो आपको याद भी होता है वो mv/qb, ऐसा आपको याद होगा। यहाँ पे भी देखो आ रहा है mv/qb। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन में एक एडिशनल बात करनी है कि बोर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वैलिड है, जो ये कहता है कि m इंटू वी इंटू आर ये NH/2π के बराबर होगा। मतलब अगर कहीं m इंटू वी इंटू आर 1.5 इंटू H/2π के बराबर है तो ये हो ही नहीं सकता। वहाँ पे
ये ऑब्जेक्ट घूम ही नहीं सकता। ये ऑब्जेक्ट वहीं घूम सकता है जहाँ एम इंटू वी इंटू आर, इसको अगर हम एल कहें क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम है, तो ये वहीं घूम सकता है जहाँ h/2 के बराबर है एल की वैल्यू, या 2h/2 के बराबर है, या 3h/2 के बराबर है। होल नंबर में रहेगा ये स्टोरी। एल की वैल्यू 2.5, 1.5, 1.4 जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। ग्राउंड स्टेट पे एन की वैल्यू मैंने बताया कि 1 लेंगे, बाकी एक्साइटेड स्टेट के लिए 1 प्लस कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट एक्साइटेशन में तो एन की वैल्यू 2 ले ली जाएगी। अब आप अगर देखो ध्यान से तो इस इक्वेशन में भी वी और आर तो है, वही एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ कर दो, तो ये आ जाएगा NH/2πm। दूसरा इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन को टुगेदर सॉल्व करो, कीपिंग इन माइंड कि व्हाट इज़ आवर रिक्वायरमेंट। क्या हमको वी निकालना है, रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। हमको वी नहीं निकालना है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं निकालनी है, मतलब वी को एलिमिनेट करना है। तो एक काम कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें। मैंने दोबारा से लिखा और डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो वी कैंसिल हो जाएगा और आर ये मल्टीप्लाई में आएगा, r² हो जाएगा, एंड NH/2πm आ जाएगा। एंड इसके बाद में EB/m को उल्टा कर दो, तो यहाँ पे m भी कैंसिल हो जाएगा। r² की वैल्यू NH/2πEB आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप r निकाल सकते हो, बस n की वैल्यू पता हो। n की वैल्यू यहाँ पता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। ये n की वैल्यू 2 ले लो, तो r² हियर कम आउट टू बी 2h/2πEB। 2 से 2 को कैंसिल कर देना है, तो r की वैल्यू यही वाली आ जाएगी, आप चेक कर लो, h/πEB एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत आसान क्वेश्चन है। कर लें आप इस क्वेश्चन को पॉज करके, मैं आंसर दिखा रहा हूँ, मैच करा लो अगर कर लिया है तो। इसका आंसर आएगा 4th ऑप्शन। बात कर रहे हैं गामा की, जिसका फार्मूला इन्होंने लिखा है CP/CV, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, एक दूसरा फार्मूला है, बात उससे बनेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं 2 केसेस कंसीडर करो, दोनों ही साथ डायटोमिक के हैं। फॉर अ रिजिड मॉलिक्यूल डायटोमिक एंड अनदर डायटोमिक मॉलिक्यूल, बट दिक्कत ये कि वो रिजिड नहीं है। रिजिड होने या नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, मतलब जैसे ऑक्सीजन का तुम कोई एक मॉलिक्यूल कंसीडर करो, तो हमसे अच्छा जानते होंगे केमिस्ट्री आप, डबल बॉन्ड होता है। तो अगर टेम्परेचर कम है तो ये जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं इनमें वाइब्रेशन होता तो है, लेकिन वाइब्रेशन में उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। इसका जो ऑसिलेशन होता है बहुत छोटे छोटे एम्पलीट्यूड का होता है, अपनी जगह पे बस थोड़ा वाइब्रेट से करते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हाई एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेशन होता है। कभी कभी तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, या आ चुके हैं, या आ भी सकते हैं, कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि अभी ये बॉन्ड ही टूट गया। इतना ज़्यादा इसमें एम्पलीट्यूड आया कि जब ये इधर को गया, ये इधर को गया, तो ये जो रबड़ लाइक आप बॉन्ड इमेजिन कर रहे हो, इतना खिंच गया कि इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गया, ब्रेक हो गया। तो फिर अब ये डायटोमिक रहा ही नहीं, अब तो ये मोनोटोमिक हो गया। उससे कहानी में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। अभी मैं उसकी बात कर नहीं रहा हूँ, अभी तो बस बात इतनी सी करनी है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल ही कंसीडर करो 2 बार। एक बार टेम्परेचर कम है, एक बार ज़्यादा है, मतलब एक बार रिजिड कंसीडर करो, ये बॉन्ड मान के चलो इसकी लेंथ फिक्स है, और एक बार फ्लेक्सिबल है, मतलब वाइब्रेशन कंसीडर करो। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस F पे फ़र्क पड़ेगा। F की वैल्यू रिजिड के केस में 5 ली जाती है, एंड जब वाइब्रेशन कंसीडर करने होते हैं तो F की वैल्यू 7 ली जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी याद करो तो चल जाएगा। आप तो बस इतना देखो कि यहाँ पे अगर हम F को बढ़ा दें तो ये F मल्टीप्लाई में तो है नहीं, डिवाइड में है। उसका फ़र्क ये पड़ेगा कि गामा कम हो जाएगा। मतलब वाइब्रेशनल डिग्री अगर कंसीडर हो रही है, वाइब्रेशन कंसीडर हो रहा है, दूसरे केस में हो रहा है, गामा 2 कम होगा क्योंकि F बढ़ जाएगा। ये बढ़ने की वजह से गामा कम हो जाएगा, गामा 2 लेस देन गामा 1। ये आ गया आंसर, 4th ऑप्शन, राइट। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसका पहले मैं आंसर दिखा दूं, देख लो आप।
ये आ गया फोर्थ ऑप्शन। स्टोरी क्या है, यहाँ पे कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप कंसीडर करो और वो बाहर निकल के आ रही है। कहाँ से? पहले वो मैग्नेटिक फील्ड में थी और अब वो बाहर निकल के आ रही है। डायग्राम के थ्रू अगर बात करें तो ज़्यादा उचित होगा। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है और अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक रेक्टेंगुलर लूप को कंसीडर करेंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पूरी तरह इनसाइड नहीं है, अंदर नहीं है, वो बाहर निकल के आ रही है। तो इसको बाहर निकाल लो, ये बाहर निकल के आ रही है। इसका मतलब आपको इसका कुछ पार्ट अभी अंदर रखना है, लेकिन कुछ पार्ट बाहर भी कर लेना है। तो मैंने कुछ पार्ट बाहर कर लिया, ठीक है। तो जब ऐसा होगा कि कुछ पार्ट बाहर आएगा तो इसमें इंड्यूस होगा क्या? करंट और ईएमएफ, सारा ही कुछ। वही इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बनाना है टाइम के साथ। तो अभी जो आपने बनाया है, थोड़ी देर बाद कहानी ऐसी नहीं होगी, कुछ पार्ट और बाहर आ चुका होगा, कहानी ऐसी होगी। थोड़ी देर बाद कहानी ऐसी नहीं होगी, कुछ पार्ट और बाहर आ चुका होगा, कहानी आपकी कुछ ऐसी होगी। तो क्या बाहर का आउटसाइड पार्ट अगर बढ़ रहा है तो उससे इंड्यूस ईएमएफ पे फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा? या ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, हर केस में जीरो होगा? ये सारी कहानी को डील करने के लिए मोशनल ईएमएफ आपने पढ़ रखा है और कहा जाता है कि जब कोई चीज़ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, उसका मोशन होता है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वैल्यू BLV के बराबर होती है, BLV के। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, फॉर दैट पार्ट B ज़ीरो है, इसलिए इसमें ईएमएफ ज़ीरो होगा। और ऐसा सभी में आपको मान लेना है, ठीक है। बाकी अगर हम इस पार्ट की बात करें, ये पूरे की ही चाहे क्यों ना करें, इसमें E की वैल्यू अगेन ज़ीरो होगी। कारण इसका कुछ और है। कारण इसका ये है कि इस वाले पार्ट का जो वेलोसिटी है और इसका जो लेंथ है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। तो यहाँ पर E ज़ीरो होगा, हर कहानी में ऐसा ही होगा। लेकिन ये जो फोर्थ आर्म है रेक्टेंगल की, इस पर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। क्या सब में बराबर आएगा? जवाब है कि हाँ आएगा, क्योंकि हर जगह B की वैल्यू वही है, हर जगह L की वैल्यू वही है, हर जगह V की वैल्यू वही है। ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा आगे ये आ जाएगा तो ये जो पार्ट है जहाँ पर आ जाएगा कंपेयर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड बदल जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो इसकी लेंथ छोटी पड़ जा रही है। ऐसा लेकिन कभी हो सकता है भविष्य में। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में ज़्यादा मिलते हैं। जी एडवांस में शायद 2023 में है कि लूप रेक्टेंगुलर नहीं है, लूप ट्रायंगुलर है। इस तरह से एक ट्रायंगल आपने कंसिडर किया और वो अगर अंदर बाहर करता है तो फिर यहाँ पे स्टोरी में बदलाव आएगा, फिर ईएमएफ का वैल्यू अलग अलग होगा। या इवन जैसे सर्कुलर लूप कंसीडर करो तो देखो अभी जैसे आधी से ज़्यादा अंदर है, ठीक है, फिर अब देखो आधी बाहर हो गई, फिर अब देखो आधी से ज़्यादा बाहर हो गई। इससे कहानी में फ़र्क क्या पड़ेगा? अभी अगर देखो जब आधी से ज़्यादा अंदर है तो अंदर वाले सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग जो आपने स्ट्रेट पार्ट एज्यूम करना है, अंदर वाली कहानी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेट पार्ट एज्यूम करना है उसकी लेंथ देखो। फिर जब ये थोड़ा बाहर आएगा तब अंदर वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेट पार्ट है उसकी लेंथ देखो, बढ़ गई ना। फिर अगर लूप और बाहर आ जाए, अंदर वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेट पार्ट है उसकी लेंथ देखो, घट गई ना। तो लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन रेक्टेंगुलर में नहीं होगी। इसलिए ईएमएफ का वेरिएशन स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा कि यहाँ पे कांस्टेंट हो। स्ट्रेट लाइन तो ये भी है लेकिन यहाँ ईएमएफ बढ़ रहा है, वो बढ़ना नहीं है, वो कांस्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर देख लो पहले सो दैट आप मैच करा लें। थर्ड ऑप्शन आएगा,
क्वेश्चन की थीम क्या कहती है कि आप एक ऐसा कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उस पर लाइट गिराते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो आप लाइट गिरा रहे हो ना उसमें एनर्जी कितनी है। लाइट जो गिरा रहे हो फोटॉन से बनी होती है, उसकी एनर्जी सोचो कितनी होगी। मैं ई मान रहा हूँ क्योंकि वर्क फंक्शन बता रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो यू कैन से मिनिमम चाहिए होती है, नहीं इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी है उसमें, वो भी अच्छी खासी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो तुम एनर्जी देते हो, आप कह सकते हो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज़ आती है, दूसरा जो बच जाती है उससे काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो ये कितना रहा होगा? वेरी इजी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा। तभी तो ऐसा हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हुआ, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया वो बाहर आ गया, राइट। बाकी ऐसे नहीं समझते तो तुम इक्वेशन लिख लो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन ये E-5 होता है। अगर E निकालना चाहते हो तो K+5 हो जाएगा। K की वैल्यू 2 है, 5 की वैल्यू 1 है, 3 आ गया। अब इसके बाद ये कहते हैं कि आप इस लाइट के साथ थोड़ा सा कुछ उंगली करिए, बदल दीजिए उसको। इसका वेवलेंथ λ/2 मान लो। तो वेवलेंथ बदलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ई जो होता है वो hc/λ होता है, लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा तुम आधा करोगे तो जो ई है वो 3 थोड़े ना होगा, 3 का आधा थोड़े ना होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही चला जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, हियर इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट। इसका पहले मैं आपको आंसर बताऊं, इसका आंसर आएगा दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्टोरी क्या है, यहाँ स्टेटमेंट दिए हुए हैं असर्शन एंड रीज़न। असर्शन में बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, तब की जब ये यहाँ नहीं है, कोई और प्लेनेट है वहाँ पे। उस प्लेनेट के बारे में कहते हैं कि मास एंड रेडियस 4 गुना और 2 गुना है कंपेयर टू अर्थ। वहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम के केस में आप जानते ही हैं, T=2π √L/g। यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है कि टाइम पीरियड जी पे डिपेंड करता है। किसी विशेष परिस्थिति में अगर जी बदल गया तो टाइम पीरियड भी बदल जाएगा। यहाँ पे जी बदल जाएगा क्योंकि हम कोई और प्लेनेट में गए हैं, तो जी बदल जाएगा। और जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Gm/r²। m और r चूँकि बदल रहा है तो जी बदल जाएगा, उसी हिसाब से टी भी बदल जाएगा। नहीं भी बदल सकता है लेकिन बदल भी सकता है, वो तो क्वेश्चन का डेटा पुट करेंगे तो समझ आएगा कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, स्मॉल जी की ये वाली वैल्यू रख लेते हैं। तो t बराबर आ जाएगा 2π अंडर रूट के अंदर L/g छोटा वाला, जो कि बड़ा वाला Gm/r² बराबर r² के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर चेक करो तो r आएगा, अंडर रूट में m आएगा, बाकी 2π आएगा और अंडर रूट L आएगा। कांस्टेंट चीज़ें डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। आप कह सकते हो कि t प्रोपोर्शनल टू r/√m होगा। m को ये कहते हैं 4 गुना हो गया है और r को कहते हैं 2 गुना हो गया, बट m के ऊपर तो स्क्वायर रूट है, तो जो 4 का स्क्वायर रूट तुम करते हो तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आफ्टर ऑल t पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं रिमेन सेम, तो ये तो सही कह रहे हैं, इसको आपने यहाँ पे ट्रू लिखना है। अब हम लोग रीज़न की बात करते हैं। कह रहे हैं कि मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन अनचेंज ऑन अर्थ एंड अदर प्लेनेट। ये बात तो गलत नहीं लिखी है। मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर को मेज़र करने के लिए होता है और वो नहीं बदल रहा है। जो ये सिंपल पेंडुलम है, तो बात तो इन्होंने सही लिखी है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो वही है जो मैंने यहाँ पे दिया कि बिकॉज ग्रेविटी स्मॉल जी में फ़र्क आएगा, उसकी वजह से टी में फ़र्क आएगा, और यहाँ स्मॉल जी में फ़र्क नहीं आ पाया है इसलिए टी में फ़र्क नहीं आ पाया है, बट मास नहीं बदला
इसलिए टी नहीं बदला। दिस इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये बात सही है कि मास नहीं बदलता, बट मास के नहीं बदलने के बावजूद भी कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर जी बदल गया तो फिर उस कंडीशन में टी भी बदल जाएगा। ये आपका रीज़न ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस ऑप्शन को टिक करेंगे आप। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसका पहले मैं आपको आंसर बताऊं। इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन I माइनस के। क्या है यहाँ पे प्रश्न? बहुत आसान सी बात है कि टॉर्क पूछ रहे हैं, फोर्स दिया है और जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी दिया है और हमें निकालना है टॉर्क ओरिजिन के अबाउट। इस सिचुएशन में फॉर्मूला होता है टॉर्क के लिए R क्रॉस F। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे में करूँगा क्वेश्चन को। R की वैल्यू I प्लस जे प्लस के क्वेश्चन में दी है, लेकिन इसे आप जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे लिखें। I प्लस के लिखें और फिर जे को अलग कर दें। फिर F वेक्टर की वैल्यू लिखें। यहाँ F वेक्टर की भी वैल्यू दी है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे लिखें। जे को अलग कर दें और ये 2I और 2K जो है इसको साथ में लिखें। 2 को कॉमन भी ले सकते हैं आप। तो 2 को कॉमन लेने के बाद जो F की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2I वेक्टर देन K वेक्टर एंड देन प्लस जे वेक्टर। ना इसके बाद आप सिंप्लीफाई करें। वो कैसे करेंगे? इसको आप एज अ होल डील करें और मल्टीप्लाई कर दें, एक बार इसमें एक बार इसमें। तो ये आपका आ जाएगा, लेट मी चेक आउट। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो हो जाएगा। 2 सेम वेक्टर I प्लस के एंड I प्लस के जब मल्टीप्लाई होंगे जीरो आ जाता है। इसके बाद इसी I प्लस के का आपने मल्टीप्लाई जे में करना है। तो ये आ जाएगा I वेक्टर देन K वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई जे वेक्टर। अब आप इस जे वेक्टर को फोकस करें, यानी कि इसको, और इसमें मल्टीप्लाई करें ये वाला वेक्टर। तो ये आ जाएगा जे वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 2 देन I कैप प्लस K कैप। आगे जो आएगा दैट विल बी जे कैप मल्टीप्लाइड बाई जे कैप। 2 सेम वेक्टर रिजल्ट जीरो। अब ये हो गया I प्लस के एंड देन मल्टीप्लाइड बाई जे। आप इसको उल्टा करके लिखो, मतलब A क्रॉस B बराबर होता है B क्रॉस A विद माइनस। तो ये हो गया जे वेक्टर देन मल्टीप्लाइड बाई I कैप प्लस K कैप। फिर ये हो गया 2 जे वेक्टर I कैप प्लस K कैप। ये दोनों देखा जाए तो लिखा हुआ है सेम टू सेम, बस ये 2 देखो और ये -1 देखो। 2 - 1 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा जे वेक्टर जे कैप देन I कैप प्लस K कैप। अब आप इस J को मल्टीप्लाई करो I के साथ तो J क्रॉस I हो जाएगा। इसके बाद फिर J को मल्टीप्लाई करो इस K के साथ तो J एंड K का क्रॉस हो जाएगा। J क्रॉस K I होता है और J क्रॉस I नहीं समझ आ रहा है अगर कि क्या होता है तो उल्टा इमेजिन करो। I क्रॉस J तो कुछ होता है ना, वो होता है K कैप। तो यहाँ पर उल्टा लिखा है माइनस K कैप हो जाएगा। समझ आ गया होगा आंसर क्या आएगा? I कैप माइनस K कैप, I कैप माइनस K कैप, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे, इसमें एक रिमार्क है। क्वेश्चन एग्जाम में जो आया था वो गलत था, बोनस हुआ था। आपको स्वैपिंग करनी है इनपुट की। डायग्राम में मैं समझा दूं। यहाँ पर जो ये बी जा रहा है, यहाँ पर नीचे एक पार्ट हुआ है और यहाँ पे नोट लगा है। आपको बस इस नोट को यहाँ से हटा करके इस वाले में मान लेना है। देन आफ्टर ये क्वेश्चन परफेक्ट है, कंप्लीट है, सही है। अब मैं इसका आंसर आपको दिखा दूं, देख लीजिए। इसका आंसर आएगा, ये बोनस हुआ है आंसर इसका। जो मैंने करेक्शन कराया कर लिया जाए तो उसके बाद आएगा नॉर गेट। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट कि यू हैव टू कंसीडर द सिचुएशन जो यहाँ लिखी हुई है, और इसके बाद में आपको इस ट्रुथ टेबल को लेके आना है। इस वाले गेट के बारे में नहीं पता कौन सा गेट है, यही बताना है। ऐसा गेट इमेजिन करो यहाँ कि अल्टीमेट ट्रूथ टेबल यही आ जाए। प्रोसीड करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो वही सेम इनपुट जा रहा है, बट जो बी है जब ये इस गेट में एंट्री लेता है उसके पहले नॉट अप्लाई हो जाता है। तो आप यहाँ पे मानो ए, यहाँ पे बी नहीं मानो, बी नॉट मानो। अब इन दोनों के बीच में ये जो गेट है इसको एंड गेट कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन होगा ए देन बी डॉट हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे वाले को बात करें, नीचे वाले एंड को बात करें, तो ये ए आ रहा है,
हमने कहा नोट को स्वैप कर लेना, नोट यहाँ पे नहीं यहाँ पे लगा हुआ मानना, तो आप नोट को यहाँ पे मान लो और इस जगह पे सीधा सीधा स्ट्रेट वार मान लो, तो फिर यहाँ पे आप पाओगे क्या कि ए नोट है और यहाँ पे बी जो है ये सीधा एंट्री लेगा, तो अभी ए नोट और बी के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए नोट मल्टीप्लाइड बाई बी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सोचो कौन सा गेट ऐसा होना चाहिए जिसके लिए ये वाली ट्रुथ टेबल आ जाए। थोड़ा मुश्किल होगा सोच पाना, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आप फिर से वही काम करें जो एक्सॉर या एक्स नॉर गेट बनाते टाइम करते हो। ए और बी की वैल्यू लिखो 0 1 0 1 0 0 1 1 और साथ ही साथ ए नोट और बी नोट को भी लिखो। ए नोट को लिखो और बी नोट को लिखो। ये 1 1 0 0 आ जाएगा, ये 1 0 1 0 आ जाएगा। इसके बाद में आप ए और बी नोट को मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। मतलब सिर्फ यही 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 आएगा। तो यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ मैं, बाकी सब जगह 0 लिख लिया। इसके बाद में हम बात करेंगे ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई बी की, ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई बी की, यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाई दैट। ये 1 और 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, बट यही अगर एक बात करें सेकेंड वाले रो में तो 1 आएगा। ये 1 हो गया और फिर ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद हम इन दोनों के टोटल की बात करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर यानी कि हम कह रहे हैं कि ए बी नोट देन प्लस ए नोट बी निकालो, तो आपको समझ आएगा 0 + 0 ये 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, 0 + 0 ये आपका 0 होगा। आप एक बार आंसर को भी देखो, क्वेश्चन को मतलब देखो, उसमें जो ट्रुथ टेबल दी है क्या हमने जो निकाला उससे मैच कर रही है? नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर है। क्या अगर हम इस पूरे के ऊपर क्या कर दें, एक बार और नॉट अप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ पर मैंने वही लिखा और नॉट अप्लाई कर दिया, तब क्या हो जाएगा? शायद मैच कर जाएगा। 1 0 0 1, देखिए ये देखिए और ये देखिए मैच कर गया। मतलब आप कह सकते हो कि हमें वाई पे जो लाना है वो क्या लाना है, ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी लाना है। नहीं, इसके ऊपर नॉट लगा रहेगा और हमारे पास इस गेट के पहले के इनपुट नोन है और आउटपुट नोन है। सोचो यहाँ पर क्या करना होगा जिससे कि इन इनपुट्स की हेल्प से ये बन जाए। पहली बात तो इनको जोड़ना होगा, यानी कि हमको ओ आर करना होगा, और दूसरा एक नॉट भी अप्लाई करना होगा, यानी एन करना होगा। एन और ओ आर का कॉम्बिनेशन नॉर होता है। ये आंसर आपका आ गया। ये क्वेश्चन ज़रूरत से ज़्यादा आसान है, आप इसका आंसर एक बार पहले देखो। सेकंड ऑप्शन आएगा, कह रहे हैं कि F इतना है और S इतना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बता दिया है। कह रहे हैं कि B की बताओ वैल्यू क्या होगी जिससे कि वर्क 0 हो जाए। वर्क डन 0 होने के लिए F और S के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है उसे 0 होना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 के बराबर करो, W को 0 के बराबर करो। F और S का डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे है? कोफिशिएंट जो होते हैं ना रिस्पेक्टिव वाले बराबर करने होते हैं। इधर 2 लिखा है, इधर I के पहले कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे। 2 और 1 मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा। फिर B और ये -2 मल्टीप्लाई करो, -2 भी आ जाएगा। इसके बाद फिर ये 1 है और ये -1 है, मल्टीप्लाई करो, ये -1 आ जाएगा। और अब इन तीनों को जोड़ करके 0 के बराबर कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 1 - 2b, यानी कि 2b बराबर 1, यानी कि b बराबर 1/2। ये रहा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, स्टेटमेंट बेस्ड है। पहले मैं आपको आंसर बता दूं इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट 1 कि कंपेयर करो आप रेड लाइट से जो फ्रिंजेस बनती हैं एंड जो ब्लू लाइट से बनती हैं, कौन आपकी जो फ्रिंज है वो मोटी होगी, कौन पतली होगी। लिखा है इन YDSC फ्रिंज प्रोड्यूस बाय रेड लाइट क्लोजर कंपेयर टू ब्लू लाइट। जो मतलब अगर फ्रिंजेस मोटी मोटी हैं तो वो दूर दूर हो जाएंगी, पतली पतली हैं तो पास पास हो जाएंगी। फ्रिंज विथ इनडायरेक्टली यहाँ पर कंपेयर कराई गई है, जिसका फॉर्मूला हमको याद करके जाना होता है, d(λ/d) होता है। और लैम्डा अगर बात करें तो रेड और वायलेट में जो रेड का होता है वो ज़्यादा होता है, और इस फॉर्मूले से समझ आ रहा है कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। सो दैट बीटा जो होगा
रेड के लिए ज़्यादा होगा और वायलेट के लिए कम होगा। रेड लाइट की जो फ्रिंजेस हैं वो दूर दूर होंगी क्योंकि मोटी मोटी हैं, और ये कह रहे हैं रेड लाइट की फ्रिंजेस क्लोज़र हैं, तो ये गलत कह रहे हैं, ये आपका फॉल्स हो गया। और अब अगर ये आपका फॉल्स हो गया तो आपका कौन सा आंसर बनेगा, रीज़न पढ़ लेते हैं पहले। फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये रीज़न तो सही लिखा है इन्होंने, तो एफ और टी फॉल्स एंड ट्रू, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा है फॉल्स, यहाँ लिखा है ट्रू। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहे हैं, पहले मैं आंसर बता दूं, कि एक बॉल है 100 ग्राम की, उसको आपने 60 डिग्री के एंगल पे फेंक देना है, स्पीड रखनी है 20। जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट, ये बताना है। हाईएस्ट पॉइंट को आपने कंसीडर करना है। डायग्राम बना के अगर बात करें तो कुछ ऐसा है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्ट्री है, और आपने यहाँ पे एक बॉल जिसका मास m है, u की स्पीड से थीटा डिग्री के एंगल पे फेंक देना है। तो अगर हम यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो तो आसानी से समझ आती है कि वो हो जाएगा हाफ mu²। लेकिन हमको यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी में निकालना पड़ेगा, कारण हमको निकालना है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मतलब पॉइंट ए पे नहीं, पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पर इसकी जो स्पीड होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, लेकिन होगी कितनी, इसके लिए इसका आपने कंपोनेंट करना पड़ेगा, वन अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड अदर अलोंग वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट विल बी यू कॉस थीटा, और ये वही वैल्यू है, ये वही कंपोनेंट है जो यहाँ भी अवेलेबल होगा, यानी कि यू कॉस थीटा। अब बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ mu² cos² थीटा। ठीक है, कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी बता देते हैं और यहाँ की पूछते हैं, तो आसानी से समझ आ रहा है कि cos² थीटा के फैक्टर से चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 60 है तो cos 60 1/2 k/4 हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी है, चेंज पूछा है, डिक्रीज पूछा है, तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दो तो हो जाएगा हाफ mu² k1 माइनस हाफ mu² cos² थीटा k2। तो ये आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब हाफ mu² को कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे 1 माइनस cos² थीटा आएगा, जो कि हाफ mu² sin² थीटा के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर एक रिमार्क है, वो ये कि जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है, गया कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी में गया है, तो इसको आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में रख दें, mgh के बराबर कर दें, तो जो h आएगा वो दरअसल आपको पहले से पता होगा, चाहे तो आप चेक कर लें, ये u² sin² थीटा अपॉन 2g के बराबर आ जाएगा। बाकी यहाँ h तो नहीं पूछा है, यहाँ जो पूछा है वो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जिसका तुमने फार्मूला रेडी कर लिया है, वैल्यू पुट करना है और तो कुछ करना नहीं है। ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं, ये काम आप खुद से ही करें। m की वैल्यू 0.1 रख दें, kg में लिया जाएगा, u की वैल्यू 20 रख दें, थीटा की वैल्यू 60 रख दें, sin 60 √3/2 होता है, सॉल्व करेंगे 15 आ जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसका मैं आंसर दिखला दूँ। हालांकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ पैटर्न है, ज़्यादा आता जाता नहीं था, अभी आना स्टार्ट हुआ है तो क्या पता आगे भी आ जाए। ये आंसर आएगा 137.5। लेट मी एक्सप्लेन द थ्योरी बिहाइंड इट। कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट फिल्म सबसे पहले आपने कंसीडर करनी है, जिसका रिफ्रैक्टिवनेस दिया है, इसको कोट किया है, इज कोटेड ऑन अ ग्लास स्लैब। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो ग्लास स्लैब है, ये मान लो ग्लास स्लैब हो गई। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है ट्रांसपेरेंट फिल्म, जिसकी थिकनेस हमें नहीं पता है, हमें निकालनी है, हमने टी मान ली। ये जो ट्रांसपेरेंट फिल्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं ट्रांसपेरेंट फिल्म को TF लिख दिया हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया है, और नीचे जो ये ग्लास स्लैब है उसको मैं GS लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 दिया है, नीड नहीं पड़ेगी 1.45 की। बस इतना समझना है कि ये जो मीडियम है, लोअर मीडियम कंपेयर टू अपर, डेंसर नहीं है, रेयर है, म्यू कम है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर आप एक लाइट को
इंसिडेंट करा रहे हो, तरह तरह के कलर हो सकते हैं आपके पास, लेकिन फोकस है इनका ग्रीन लाइट पे। तो ग्रीन लाइट अगर यहाँ पे तुम ट्रांसमिट करा रहे हो और चाह रहे हो कि इधर पे उसका ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो, फॉर दैट पर्पस टी कितना होना चाहिए। मतलब थोड़ी सी अनबिलीवेबल बात लगती है, लेकिन बात सही है कि फॉर अ पर्टिकुलर कलर थिकनेस की कोई भी वैल्यू ट्रांसमिशन को मैक्सिमाइज नहीं करेगी। सर्टेन वैल्यूज हैं ओनली, क्वांटाइज्ड वैल्यू यू कैन से, वही ट्रांसमिशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ को मैक्सिमाइज करेंगी, वही हमें निकालना है। यहाँ पर हमने कोई एक पर्टिकुलर लैम्डा कंसीडर किया, वो आ रहा है पॉइंट ए पर, जब पहुँचेगा तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा, ये थोड़ा सा मैंने बेंड भी कर दिया, फिर वो बी पे पहुँचेगा। अभी ए पर जब पहुँचेगा तो सोचो क्या होगा, केवल अंदर थोड़े ना जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा, इसलिए उसे आप इग्नोर ना करें, उसे भी बनाएं। फिर इसके बाद बी पर क्या होगा, सेम स्टोरी, दो पार्ट में बढ़ जाएगा, कुछ रिटर्न हो लेगा और कुछ अंदर अपने ये कैसे ग्लास स्लैब में आ जाएगा। ग्लास स्लैब में जो लाइट है उसी को कहा गया है ट्रांसमिटेड लाइट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी यू वांट कि मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उसकी अगर हम बात करें तो बी से वो पहुँच जाएगी सी पे, फिर से उसके दो पार्ट होंगे, एक वापस इधर आ जाएगी और एक इधर चली जाएगी, ठीक है। अब जो सी से चली है लाइट वो डी पे पहुँचेगी, उस पर भी ऐसे ही दो पार्ट होंगे, एक इधर को होगा एक इधर को होगा। यहाँ पर दो लाइट हमने इमेजिन करनी है, दोनों ही ट्रांसमिटेड लाइट है, दोनों ही ट्रांसमिटेड रेज हैं। इनके बीच में तुमको लग रहा होगा कि कुछ सेपरेशन है, मान लो कि ये नहीं है। क्यों मान लो ये नहीं है? दरअसल समझाने के लिए मैंने ये एंगल काफ़ी कम लिया है, रियलिटी में ये एंगल 90 होता है। इंसिडेंस जो होता है नियरली नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ये कहानी होती है, क्वेश्चन में शायद लिखा भी है, एज्यूम इंसिडेंस नियरली परपेंडिकुलर, और ना भी होता तो मान के चलते। उस कंडीशन में सारी जो रेज हैं वो लगभग परपेंडिकुलर ही है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। तो ये लाइट इतना जो डिस्टेंस में तुम देख रहे हो ना, है नहीं, वो पास पास है। इतनी पास भी मान सकते हो कि दोनों मिक्स हो रही हैं, दोनों में इंटरफेरेंस हो रहा है, सुपर पोजिशन हो रहा है। इफ़ यू वांट कि इन दोनों में सुपर पोजिशन हो और इंटेंसिटी मैक्सिमम आए, फॉर दैट पर्पज़ जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। मतलब इसका जो फेस है कंपेयर टू दिस कितना ज़्यादा होना चाहिए, 360 चलेगा, 720 चलेगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इतना अगर फेस लीड हो रहा है तो ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जब इसका होगा। नहीं, अगर कुछ और फेस डिफरेंस आया बिटवीन दिस टू वेव तो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे ये अगर 0 पे मान रहे हो और इसका फेस वैल्यू 180 आ गया, तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं आएगी, फिर तो मिनिमम आ जाएगी। तो मैक्सिमम के लिए क्या चाहते हो तुम कि इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस एटलीस्ट 360 का तो आए या उसके मल्टीपल में हो। अब ये फेस डिफरेंस आएगा क्यों? दरअसल ये वाली जो रे है ये बी पॉइंट से नहीं आ रही है, ये जिस पॉइंट से आ रही है डी पॉइंट से, वहाँ पर ये रे पहुँची कैसे है, इतना घूम करके पहुँची है। ये टी और टी यानी 2t के बराबर का ज्योमेट्रिकल पाथ एक्स्ट्रा कवर करी है। यही वाली रे एक तो सीधा चली गई है, एक 2t एक्स्ट्रा कवर करके गई है। तो 2t जो इसने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे फेस डिफरेंस आएगा। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, ये जो 2t, पहली बात तो ये समझ लो कि यहाँ पर आपने सोचना भी नहीं कि हम पाइथागोरस वगैरह लगाएंगे, ये t है इसको x मान लें, हाइपोटेन्यूज निकालें। नो, इंसिडेंस नॉर्मल है, ये आप इसको स्लैंट मत मानो, इसको सीधा मानो। तो 2t ये अब आपको समझ आ रहा होगा कि टोटल इसने एक्स्ट्रा चलना है, लेकिन ये 2t नहीं माना जाएगा। इसका 2t जो ये पाथ लेंथ है, ये ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है, जो कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ के बराबर होता अगर ट्रेवलिंग वैक्यूम में होती, बट ये किसी ऐसे मीडियम में हो रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं है, 2 है। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आएगा 2μt आएगा। 2t ये है आपका ज्योमेट्रिकल पाथ
इसमें अगर म्यू मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ यूज़ किया जाता है फेस वैल्यू निकालने के लिए। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू म्यू इंटू 2t आ गया है, और इस डेल्टा एक्स की वैल्यू की हेल्प से आप डेल्टा फाई निकालेंगे। डेल्टा फाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दें, कितनी है, ये है म्यू इंटू 2t एंड डिवाइड बाई लैम्डा। बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे आपका जो म्यू इंटू 2t है, यानी कि जो डेल्टा एक्स है वो कितना होगा। एक काम करिए, इसको थोड़ा आसान बना देते हैं, अननेसेसरी फार्मूला ना लगाएं। आप ऐसे याद करो कि फेस के डिफरेंस के पॉइंट से अगर हम स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई इस तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये लैम्डा या 2 लैम्डा या 4 लैम्डा इस तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए, या इन जनरल कहें तो एन लैम्डा। तो एन लैम्डा शुड बी द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस सो दैट यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और म्यू इंटू 2t ये आपको दिख रहा है पाथ की वैल्यू आएगी। तो म्यू इंटू 2t की वैल्यू हमेशा ज़रूरी तो नहीं कि एन लैम्डा के बराबर आए। जैसे एन की वैल्यू 1 लेके चले तो ज़रूरी तो नहीं हमेशा लैम्डा के बराबर आए। टी की एक सर्टेन वैल्यू के लिए होगा ऐसा कि ये लैम्डा के बराबर आएगा, एंड इन दैट सिचुएशन जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो म्यू इंटू 2t ये शुड बी इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे से अगर टी की बात करें तो लैम्डा अपॉन 2 म्यू आ जाएगा। इतनी मिनिमम थिकनेस चाहिए होगी। ये मैंने मिनिमम वर्ड क्यों यूज़ किया, अदर वैल्यूज़ भी एक्चुअली पॉसिबल है। फॉर दैट पर्पज़ तुम यहाँ पे 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा ले लोगे, तो जो अदर थिकनेसेस आएंगी वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में आएंगी। ये मिनिमम थिकनेस है। अब आप इसको सॉल्व करें, कहीं ना कहीं किया होगा, ये देखो किया गया है। 550 ये क्वेश्चन में गिवन है, फिर 2 एंड म्यू, यहाँ से आप अगर टी निकालोगे तो 137.5 आ जाएगा। 137.5 बहुत कम है वैल्यू। इतनी थिकनेस नैनोमीटर में अगर आपने ले रखी है, कोटिंग जो करी है उसकी, तो फिर ट्रांसमिटेड लाइट कौन कलर की, ग्रीन कलर की मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ निकल कर ही आएगी। रिफ्लेक्शन पार्ट यू कैन से अवॉइडेबल हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट। अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया ये तो। आंसर देख लीजिए, इसका आंसर आएगा 4th ऑप्शन। क्या है कहानी यहाँ पे कि एक ट्यूब है जो आगे जाके नैरो हो रही है, पानी इससे जब निकल रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये बताना है। जब ये इन हो रहा है पानी तो उस समय बताया है कि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। आउट कितनी वेलोसिटी से होगा ये बताना है। बहुत सीधा सा सवाल है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगती है यहाँ पे, जिसके हिसाब से क्या होता है A1 V1 बराबर A2 V2। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सो A1 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, A2 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई को कैंसिल कर दो, R1 स्क्वायर V1 बराबर R2 स्क्वायर V2। यहाँ इनलेट पर अगर बात करें तो जो रेडियस है क्रॉस सेक्शन की वो 2 सेंटीमीटर है, 2 का स्क्वायर हो गया। इनलेट पर वेलोसिटी वो 2 मीटर पर सेकेंड है। आउटलेट पर रेडियस आधी हो गई है, ये 1 ले लो, स्क्वायर कर दो, यहाँ पर V2 निकाल लो, 2 की पावर 3 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नाउ वी हैव दिस प्रॉब्लम। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बस थ्योरेटिकल है। आंसर मैं इसका बताऊँ, यहाँ पर 3rd ऑप्शन आएगा जहाँ लिखा है A एंड B ओनली। यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, टोटल 4 हैं। रीड करना है आपको 1 बाय 1, सही और गलत पता लगाना है। बट इसके पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। मैं पहले वही क्लियर कर दूँ तो कुछ प्रॉपर्टीज़ या क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मैटर 1 ग्राम ले रहे हो या 1 किलोग्राम, साइज़ उसका थोड़ा सा ले रहे हो या बड़ा सा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंटेनर में हमने गैस के मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए हैं
बहुत सारे होते हैं, और आप इंटरेस्टेड है टेम्परेचर निकालने में, तो ऐसे आपसे कोई कभी नहीं कहेगा कि इस रूम में जो गैस है उसका टेम्परेचर इस कोने में निकालो या उस कोने में निकालो। अलग अलग जगह पर टेम्परेचर अलग अलग, इस तरह की बातें नहीं होती, क्योंकि वो छोटे से वॉल्यूम के लिए भी टेम्परेचर उतना ही होता है, बड़े से वॉल्यूम के लिए भी उतना ही होता है। साइज़ कम ज़्यादा कर लो, कम अमाउंट में मैटर कंसीडर करो या बल्क को आप ज़्यादा अमाउंट में कंसीडर करो, फ़र्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर इस कैटेगरी में ओनली एक कोई क्वांटिटी थोड़े ना है, प्रेशर भी इसी कैटेगरी में है, डेंसिटी भी इसी कैटेगरी में है, जबकि मास और वॉल्यूम ये इस कैटेगरी में नहीं है, ये एक्सटेंसिव है। ज़्यादा अगर आपने अमाउंट ऑफ मैटर कंसीडर किया तो मास उसका ज़्यादा होगा, वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। अब आप रीड करें, कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड मास दे आर एक्सटेंसिव। यहाँ पे ये जो लिखा है स्टेटमेंट सही है, कारण ये कि इंटरनल एनर्जी, मास, वॉल्यूम सारे ही साइज़ या अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं। इंटरनल एनर्जी के बारे में नहीं बता दूँ, ये F/2 nRT होता है। यहाँ पे जो U है इसका N से जो कनेक्शन है, रिलेशन बता रहा है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स आपने ज़्यादा लिए तो U ज़्यादा आएगा, मतलब मोर अमाउंट ऑफ द मैटर देन मोर अमाउंट ऑफ द मास, या मोलर मास नहीं, या नंबर ऑफ मोल्स, then U definitely will be more. So here these three parameters are extensive, whereas if we talk about pressure, temperature and density, they are intensive. बाकी अगर सी ऑप्शन में बात करें तो वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ये 3 लोग लिखे हैं, और इनको ये कह रहे हैं कि ये आपके जो पैरामीटर है ये इंटेंसिव है। तो इसमें वॉल्यूम को कट कर दीजिए, वॉल्यूम इंटेंसिव नहीं है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। ये साइज़ पे डिपेंड करता है, साइज़ ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। डी में मास, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंसिव पैरामीटर की कैटेगरी में साइज़ पे डिपेंड करने वाले लोगों में मास और इंटरनल एनर्जी आता है। मास और इंटरनल एनर्जी साइज़ पे डिपेंड करता है, ये एक्सटेंसिव है बट टेम्परेचर इंटेंसिव है, इसलिए ये भी गलत है। ए और बी यही 2 लोग सही हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए, नोट कीजिए। शिफ्ट 1 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था, जैसे मैंने तब बताया था आसान करके, वैसे ही आपको फिर से करना है। पहले मैं आपको आंसर बता दूं, देख लो क्या आ रहा है। इसका आंसर थर्ड ऑप्शन आ रहा है, दैट वन। थीम क्या है कि कोई है जो सर्कल में घूम रहा है, सर्कल वर्टिकल प्लेन में, ए पर स्पीड बताई है, बी पर नहीं बताई, सी पर नहीं बताई, आपको निकालना है। दरअसल स्पीड नहीं निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और दरअसल काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालना है, उसका रेशियो निकालना है। निकालना तो हमको स्पीड ही पड़ेगा, वहीं से सारा कुछ होगा। डूइंग प्रोसीजर क्या था, रिवर्स अप्रोच ले रहे थे आप। रिवर्स अप्रोच क्या ले सकते हैं कि मान सकते हैं कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, मान सकते हैं आप कि ये नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी यू सी मान लो, वेलोसिटी एट पॉइंट बी यू बी मान लो, वेलोसिटी एट पॉइंट ए यू ए मान लो, या वी मान लो, हर जगह पे लिख लो वी ए, वी सी, वी बी, ठीक है। और अब आप एक इक्वेशन को ध्यान में लाओ, क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS या GH। यहाँ पे नीचे को आ रहे हो तो प्लस में लेंगे, ऊपर को आ रहे हो तो माइनस में लेंगे। दोनों ही केसेस में स्पीड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी को पड़ेगा क्योंकि उसमें प्लस माइनस होता है। और हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मतलब स्पीड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वी का स्क्वायर होता है, माइनस हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम यहाँ पर पहले बात करते हैं सी से ए तक के पाथ की, सी से ए तक के पाथ की, C2 है। इस कहानी के लिए जो स्पीड एट पॉइंट सी है, यानी कि VC, वो U की वैल्यू हो जाएगी, और स्पीड एट पॉइंट A जो है वो V की वैल्यू हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में बताया है कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप जब ये इक्वेशन यहाँ पर लगाने की कोशिश करोगे तो दिक्कत सिर्फ H में आएगा, तो हम H पे ही फोकस कर रहे हैं। मतलब जो अगर C से A तक का तुम मोशन कंसीडर कर रहे हो तो H कितना होगा, H का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या ग्रेविटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए आपको जौन से 2 पॉइंट फोकस किए गए हैं पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमने C पर ड्रॉ कर दी।
और अब एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे ए पे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है। आप इस वाले पॉइंट को m लिख लो और देखो कि ये कितना आएगा। यहाँ से यहाँ तक तो क्लियर है कि ये रेडियस यानी कि 2 मीटर के बराबर है, बट ये क्लियर नहीं है। इसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल OCM कंसीडर करना पड़ेगा, OCM। इसमें OC पता है कि 2 है, बट OM नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल 30 है, समझ गए होगा ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। तो OC का ये वाला जो कंपोनेंट है OM, ये आपका कॉस कंपोनेंट होगा, साइन नहीं आएगा, कॉस थीटा से आएगा। तो 2 cos 60 आएगा, या 1 मीटर आ जाएगा। वैल्यू रख दी मैंने cos 60 की। तो टोटल आप अगर कहो M से लेके A तक, तो इधर ये आपका 2 है, ये 1 है, 3 हो गया। तो इस कहानी में C to A वाली डीलिंग प्रोसीजर में H की वैल्यू 3 ले ली जाएगी। और अब आप क्या कहोगे, V² बराबर U² प्लस 2GH के अकॉर्डिंग V की वैल्यू यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी एट C स्क्वायर ऑफ दैट प्लस 2G की वैल्यू 10 एंड H की वैल्यू 3। यहाँ से वेलोसिटी एट पॉइंट C निकालो तो ये आ जाएगा 100 माइनस ये आपका 10 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 60। तो यहाँ से V एट C स्क्वायर ऑफ दैट 40 आ जाएगा। ठीक है, अभी एक काम हुआ है, एक बाकी है। C पर वेलोसिटी तो निकल आई है, B पे नहीं निकल आई है। तो अब B से A तक का पार्ट डील करिए। B से E तक का पार्ट डील करने जा रहे हैं। तो आप अगेन वही सेम बात करोगे प्रोसीजर कि B और A पर दोनों जगह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि B और A के बीच में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो निकल आए। कितना होगा, इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले कंसीडर करना पड़ जाएगा। नाम होगा उसका OBM। इसमें O से B तक का वैल्यू रेडियस यानी कि 2 के बराबर है, बट O से M ये नहीं पता है। ये आप निकालोगे cos थीटा करके निकल आएगा। cos 30 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 cos 30 आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 रख दें तो ये √3 आ जाएगा। O से A तक की अगर बात करें तो ये तो पूरा रेडियस है, 2 के बराबर है। तो O से A हमको पता है, O से A हमको पता है 2 है, और O से M पता है √3 है। तो रिमेनिंग यानी कि M से A तक का जो पार्ट होगा 2 में √3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ये H का वैल्यू हो गया फॉर दिस सेक्शन। नाउ अप्लाई सेम फॉर्मूला, V² बराबर U² प्लस 2ES। वेलोसिटी एट B का स्क्वायर प्लस 2G का वैल्यू 10 एंड H वो हमने निकाल लिया है, थोड़ा मुश्किल आ रहा है, 2 माइनस √3 आ रहा है। ऐसा करोगे तो वेलोसिटी एट A आ जाएगा, जो हमको पता है क्वेश्चन में पहले ही दे रखा 10 है, स्क्वायर ऑफ दैट। अब यहाँ से वेलोसिटी एट B स्क्वायर ऑफ दैट निकाले तो ये आ जाएगा 100 माइनस ये आपका 10 इंटू 2 20 और 20 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा प्लस 20 √3 हो जाएगा। वेलोसिटी एट B का स्क्वायर ये आ जाएगा 60 प्लस 20 √3। कैलकुलेशन पार्ट चेक करिए, मुझे लग रहा गलत हो गया है। यहाँ पे ये 40 है, 100 माइनस 40 ये आपका 60 हो जाएगा और प्लस 20 इंटू √3। सही हुआ है, गलत नहीं हुआ है। और अब आप इनको डिवाइड कर दीजिए तो VB² डिवाइड बाई VC² आ जाएगा। 60 प्लस 20 √3 डिवाइड बाई 40। कॉमन लेकर के थोड़ा सिंप्लीफाई करें आप तो कॉमन आ जाएगा 20। तो 20 डिवाइड होगा 60 में तो 3 आएगा, प्लस √3 आएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा, और यही आंसर है। हमने वेलोसिटी के स्क्वायर का रेशियो निकाला है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यही होगा, रीजन बीइंग K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², क्योंकि हाफ M ये कांस्टेंट है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए इसका आंसर पहले मैं आपको दिखा दूं। इसका आंसर आएगा सेकंड मतलब इस न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 2 आएगी। थीम क्या है, एक कोई चार्ज पार्टिकल है हेयर प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे घूम रहा है अनडिफ्लेक्टेड। बाद में थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक फील्ड गायब कर दी गई तो उसका मोशन हो गया सर्कुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। कहानी को जनरलाइज कर लेते हैं।
मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज क्यू है, मास m है, और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मानी जाने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड भी मानी जाने वाली है, बट समस्या ये है कि इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे मानना है कि दोनों की वजह से जो फोर्स आने वाले हैं वो बैलेंस हो जाए, ताकि नेट फोर्स जीरो हो और इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मानते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं मानना होगा, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया उधर ही इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दैट एंड अपोजिट टू दैट। क्यू ई के बराबर ही होगा मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी बी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो इसके बराबर ही होगा, तो ही बात बन पाएगी, तो ही बैलेंस बन पाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको किधर माननी होगी, सोचो। आपको ऐसे मानना होगा मैग्नेटिक फील्ड जिससे कि मैग्नेटिक फोर्स इधर आए। मैग्नेटिक फोर्स ये हमको पता है, वेलोसिटी हमको पता है, और हमारा कंसर्न है मैग्नेटिक फील्ड निकालना। पॉसिबिलिटी बनती है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। अगर ये पॉसिबिलिटी को आपको काउंटर करना है, चेक करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। अभी जब आप वी और बी को क्रॉस करेंगे, मतलब वी को घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में बी की तरफ, और यहाँ पर अगर आप एक स्क्रू रखा हुआ मानो, तो वो स्क्रू नीचे को मूव करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो इधर 90 ले लिया जा रहा है एंगल, ये वी है और ये बी है। आप समझ पा रहे होगे कि ये एंगल 90 है, ये आपका आई कैप है, ये के कैप है, साइन 91 होता है। तो क्यू ई क्यू वी बी के जो अगर कभी बराबर हो गया तो फिर ये परिस्थिति पैदा होगी कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बॉडी उसी डायरेक्शन में जाती जाएगी, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा जिधर वो जा रहा था। तो अनडिफ्लेक्टेड मोशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी आ गई, दैट इज़ क्यू वी इक्वल टू क्यू वी बी। आपको क्यू को कैंसिल कर देना है, तो ई इक्वल टू वी बी आ जाएगा, राइट। यहाँ पर एक और बात, ई बाई बी अगर देखो तो वो वी के बराबर है। इसे याद करने की कोशिश करो, कभी कभी डायमेंशन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होता है। पूछता है कि बताओ कि ई और बी का जो रेशियो है उसकी डायमेंशन क्या होगी। लोग ई और बी अलग अलग दोनों के डायमेंशन निकालने लग जाते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, नीट नहीं है, बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ से दिख रहा है ई और बी का जो रेशियो है वो वी के बराबर है, मतलब ई बाई बी की जो डायमेंशन होगी वो LT -1 होगी। एनीवे, इस पार्ट को हम अभी अवॉइड करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं उसकी बात करते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद आगे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर से नहीं आ रही है, गायब हो गई। मतलब ये जो लाइन है इसके पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड रही है, इसके बाद नहीं है। तो इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वो अभी भी है। मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी भी बना ली है, लेकिन अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएंगे। तो अब हमारे पास में पिक्चर में मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। तो फोर्स आपका अनबैलेंस हो जाएगा। मतलब जो नीचे को क्यू वी बी लग रहा था वो क्यू ई के बराबर हो जा रहा था, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि ई नहीं रहा। तो इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी में डिफ्लेक्शन आएगा और वो इधर को नहीं वेलोसिटी मोशन करेगा, फोर्स की डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। इसका पाथ दरअसल आपको अगर अच्छे से आइडिया हो तो समझ जा रहे होंगे, सर्कुलर हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम इट मे बी पॉसिबल कि वापस ये इसी रीजन में आ जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी। अब यहाँ पर ये जो फोर्स आया है इसकी वजह से पाथ मैं कह रहा हूँ सर्कुलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये फोर्स यहाँ पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जो कि टर्निंग इफेक्ट ऐड करेगा। और जब सर्कुलर हो जाता है पाथ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिक्चर में आ जाता है, वो होता है mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर को होता है mv²/r। मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि mv²/r अब QVB के बराबर हो जाएगा, जो कि पहले QE के बराबर था। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए अगर फाइनल इक्वेशन लिखें जो इस क्वेश्चन में मददगार होगी, वो कि QVB QE के बराबर तो होता ही है, बट अगर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम ऑफ करते हो तो mv²/r भी पिक्चर में आएगा, वो भी इसी के आगे आपने कंटिन्यू करते रहें।
मुझे लग रहा है इसी से आपकी बात यहाँ पे बन जाएगी। वैल्यूज़ डालनी होगी और तो कुछ करना नहीं होगा। देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, ई पूछ रहे हैं, और बता क्या क्या रहे हैं, वी की वैल्यू बता रहे हैं, यहाँ पे डाल देंगे। एम की वैल्यू बता रहे हैं, मास ऑफ द प्रोटॉन, यहाँ पे रख देंगे। आर की वैल्यू बता रहे हैं, यहाँ पे रख देंगे। 2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्यू की वैल्यू, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 होता है। मतलब अगर आप इस वाली स्टोरी को कंसीडर कर रहे और वैल्यू पुट कर दें तो ये जो अननोन है इलेक्ट्रिक फील्ड नोन हो जाएगा। खुद से कीजिएगा, 2 आएगा, वैसे किया गया है, इधर नहीं आता है तो आप सेपरेटली डिस्कस कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगेन बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आंसर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा 1 आएगा। यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 वायर हैं, एक में करंट ऊपर को जाता है, एक में नीचे को जाता है, वैल्यू अलग अलग है। 5 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, और इस पी पॉइंट में नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चाहो तो आप पूरी रीडिंग कर लो। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालनी है। तो अगर हमारे पास एक ही वायर है, करंट उसमें आई है, आर दूरी पर हम कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और वहाँ पे फील्ड निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। और डायरेक्शन यानी कि बी कैप वो किधर होता है, वो अगर इसमें करंट ऊपर है तो जो पी पर फील्ड आता है वो क्रॉस होता है, क्रॉस मतलब इनवर्ड। बट अगर कभी करंट का डायरेक्शन बदला तो मैग्नीट्यूड पार्ट तो वही रहेगा, कीपिंग आई एंड आर ना बदले, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी कि डॉट हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। ये सारी बातें आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। आप पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे, एक बार पहले वाले वायर की वजह से, एक बार दूसरे वाले की वजह से, फिर वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम के मैं बोला डायरेक्शन का ध्यान रखना है। एक जो ये है की वजह से फील्ड क्रॉस आएगी, मतलब अंदर को प्लेन परपेंडिकुलर इनवर्ड, और जो 4 एम्पियर वाला है उसकी वजह से फील्ड डॉट आएगी प्लेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड। एक अंदर एक बाहर है, तो 2 यहाँ पे अपोजिट वेक्टर है। नेट निकालने के लिए हमें जोड़ना नहीं होगा, घटाना होगा। अब किस में से किसको, ये तो तब पता चलेगा जब ये समझ आए कि बड़ा कौन है। तो हम यहाँ पर B1 यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ 1 निकालेंगे, एंड B2। पहले B1 की बात कर लें, यानी कि 5 एम्पियर वाले की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है ये टोटल 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, फॉर्मूला लगेगा μ0I/2πr। तो μ0 तो 4π इंटू 10⁻⁻7 होता है। I की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, आपने 0.1 रखना है। कैलकुलेशन कहीं तो इन्होंने की होगी, ये कैलकुलेशन इन्होंने की है, आप अपना खुद से करें, स्वयं से करें, और फिर इसके बाद में B2 निकालें। यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपने इस 4 एम्पियर वाले वायर को कंसीडर करना है, और पॉइंट P जो कि ओनली 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, R की वैल्यू 4 है, यानी P यहाँ पे 4 रखना है, यहाँ पे 4 रखना है। इसको मीटर में कर लेना, तो 4π इंटू 10⁻⁻7, देन I की वैल्यू 4 एंड डिवाइड बाई 2π, एंड देन इसके बाद में 4 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पर बात करें तो ये वाली जो कहानी है ये आपका 2 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 50 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही स्टोरी है, 2 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इस सिचुएशन में हो कि पहचान लो कौन ज़्यादा है कौन कम है। B2 और B1 को तुलना करो तो समझ आ रहा है यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, ये ज़्यादा है, ये कम है। मोर माइनस लेस कर दो, 100 माइनस 50 कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 50। ये 100 इंटू 10⁻⁻7 आएगा, ये 10⁻5 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर की अगर बात करें तो कह रहे हैं कि आपका जो आंसर आएगा उसे आप x इंटू 10⁻5 से कंपेयर करें या इक्वेट करें, तो x निकालें, वो 1 आ जाएगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ फ्रॉम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका मैं आंसर दिखा दूँ। सही मायने में अगर कहें तो ये क्वेश्चन कैपेसिटर का नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है,
वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, वहीं से लिया गया है क्वेश्चन ये। आंसर इसका 1200 आएगा। कैसे आएगा, लेट मी एक्सप्लेन। कह रहे हैं अ सीन ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यू हैव टू कंसिडर प्लेट एरिया इज गिवन and in between plate you have to imagine an other hypothetical area, but area this time is not 16 centimeter square, it is 3.2. we can say इसकी तुलना में तो काफ़ी कम है। and from this area we have to calculate the value of current at an instant. the current through circuit is 6 ampere. what will be the displacement current from A naught? डायग्राम बना के समझाएंगे तो ही समझ आएगा, नहीं थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। ये हमने कैपेसिटर डिज़ाइन किया है और कैपेसिटर फ़िलहाल मान लो चार्ज हो रहा है। तो अगर चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब इसमें करंट इन हो रहा है और करंट आउट हो रहा है। ये करंट की जो वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से चले तो 6 एम्पियर है फ़िलहाल। करंट यहाँ पर है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, आसानी से समझ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वायर है, यहाँ पे भी वही सेम है, वायर है तो करंट है। लेकिन मन में एक ख्याल आता है कि करंट यहाँ कैसे है या यहाँ होनी क्यों चाहिए करंट। यहाँ से 6 एम्पियर करंट इन हो रही है, 6 एम्पियर आउट हो रही है, बीच में वैक्यूम है, मीडियम तो है नहीं। करंट में इसका मतलब कोई एक ब्रेक है, बट करंट निकल के बाहर ज़रूर आ रही है। इस कहानी को जस्टिफाई करने के लिए एक इमेजिनरी करंट इमेजिन करी जाती है, उसको हम IC नहीं कहते हैं, ID कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से इसको जानते हैं। अभी के लिए ज़्यादा दिमाग न लगाएं, अभी के लिए बस इतना आप मानें कि ये जो करंट है यहाँ पे है नहीं, लेकिन मान लें तो कहानी स्मूथ हो जाएगी। तो जिस हाइपोथेटिकल करंट को आप इमेजिन कर रहे हो उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जो कि कंडक्शन करंट के बराबर होती है नॉर्मली। यहाँ पे तो ऐसा ही है, कभी कभी नहीं भी होती है, तब देख लेंगे। फिलहाल आप समझ रहे हो कि कंटिन्यूटी बना के रखने के लिए वी हैव टू एज्यूम हियर करंट ऑफ 6 एम्पियर ऑल्सो। अब अगली बात यह है कि जब ये 6 एम्पियर की करंट यहाँ हिट करती है प्लेट को, पॉइंट ए पे सपोज कर रही है, तो एक स्ट्रीम लाइन बना के थोड़ी ना रखती है, एक लाइन बना के नहीं रखती, वो यहाँ पे डिस्पर्स हो जाती है, हर पॉइंट पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो और फिर यहाँ से ये लाइंस स्ट्रीम लाइंस निकलना शुरू होती है। मतलब डू नॉट थिंक कि जो करंट है दैट इज़ ओनली ऑन द एक्सिस, ये पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैल जाती है। तो यहाँ पर करंट अगर इस पूरे एरिया से पूछा जाए जितना इस प्लेट का है, तो फिर इसमें भी करंट 6 एम्पियर ही होगी। लेकिन यहाँ ये जो एरिया कंसीडर करवा रहे हैं वो थोड़ा छोटा है। ये आप समझ गए होंगे, 3D सिचुएशन है। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको 3D में बना लो, इस तरह से 3D में बना लो, अब आपको गुड फील आएगी। तो इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वी हैव टू कंसीडर अनदर एरिया that is not of same amount that is of plate, it is relatively lesser 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके थ्रू कितना करंट जाएगा, पता आसान सी बात है। आप इसी एरिया को कंसीडर करो, लेकिन यहाँ पे नहीं, इस प्लेट के ऊपर। मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ इनडायरेक्ट वे में इतना है कि ये करंट 6 एम्पियर की जब पहुँची तो ये पूरा जो 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर का एरिया है पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो अगर पूरे एरिया से पूछें तो करंट 6 एम्पियर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पूरे से पूछ नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं इस छोटे वाले से, यानी कि 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितनी होगी। यूनिटरी मेथड लगा करके कहानी को कंटिन्यू कर दो। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर से 6 एम्पियर है, तो बोलो जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितनी होगी, 6/16। अभी बोलो 3.2 से कितनी होगी, 6/16 इंटू 3.2। अब आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, करोगे तो 1.2 एम्पियर आएगा, मिली एम्पियर में निकालोगे तो 1200 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आंसर 1200 ही आएगा क्योंकि मिली एम्पियर में पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसका मैं आंसर आपको बताऊं तो 1 आएगा। थीम क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्यूब कंसीडर करो, लेंथ उसकी उन्होंने बता दी है, उसके अंदर लिक्विड कंसीडर करो, मास उसका बता दिया है। इसको कह रहे हैं रोटेट कराएं आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उससे क्या होगा कि जो एंड पॉइंट है उस पर फोर्स लगने लगेगा। जैसे अगर कोई बॉटल है और इस बॉटल में तुमने पानी भर रखा है और उस बॉटल को तुम रोटेट करवाओ कुछ इस तरह से,
आई मीन हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट, तो ये जो बोतल का ढक्कन है, संभावनाएं ऐसी हैं कि अगर ज़्यादा तेज़ तुमने घुमा दिया तो ये बाहर आ जाएगा, ढक्कन खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स लगता है। यहाँ पे यही फोर्स निकालना है इनडायरेक्ट वे में। इसका एक ट्रिक होता है, डेरिवेशन इसका एक्चुअल प्रोसीजर है, ट्रिक रिमेंबर याद रखने का प्रोसीजर है कि आप इस ट्यूब को रिप्लेस कर दो एक पॉइंट मास से, बट वो होगा कहाँ पे? इस एंड पे या उस एंड पे नहीं, सेंटर पे। और फिर निकाल लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे ट्यूब का जो लिक्विड है उसका जो मास है 2m है, तो 2m आपने मास पूरा का पूरा मानना है, लेकिन इस एंड पे या इस एंड पे नहीं, सेंटर पे मानना है। ट्यूब की लेंथ आपकी 1 मीटर है, तो आप 0.5 मीटर की दूरी पे 2m को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और फिर इसको आपने घुमाना है। एंगुलर वेलोसिटी सपोज करो ओमेगा है, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, जिसका फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर। m लेकिन m नहीं है, 2m है, r 0.5 है इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये f का वैल्यू आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो f इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, बट हमें निकालना f नहीं था, ओमेगा था। क्वेश्चन को देख लें, एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा स्क्वायर इधर से f बाई m आ जाएगा, अंडर रूट में कर लें। ये जो आपका आंसर आया है, ये कहते हैं कि आप इसकी तुलना करें, ये जो कह रहे हैं अंडर रूट में f बाई m से। तो मैंने इसके बाजू में इसको ला के रख दिया और इक्वेट करा दिया या कंपेयर करा दिया और अल्फ़ा निकाल लिया, तो हमको समझ आ गया कि 1 होगा। ये अल्फ़ा है, m के इधर पे मान सकते हो 1 है, या आप इसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लो, 1 आंसर हो गया। वन मोर क्वेश्चन हियर वी हैव, दैट वन। इसका पहले मैं आपको आंसर दिखा दूं, देख लो। 1 आ रहा है। क्या है थीम क्वेश्चन में कि नॉर्मल यहाँ पर एक रजिस्टिव सर्किट नहीं है, कैपेसिटर भी इन्वॉल्व है। तो जब आरसी सर्किट होता है तो डील करने का प्रोसेस होता है कि आप सर्किट में जो कैपेसिटर है उसको ब्रेक कर दो। कह रहे हैं नेट करंट फ्लो द गिवन सर्किट कितना होगा। पहली बात तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं जो अंडरस्टूड है कि यहाँ बैटरी से निकलने वाली करंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो लगातार बदलेगी, लेकिन बहुत थोड़ी ही देर में वो सैचुरेट हो जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी, स्टेडी स्टेट आ जाएगी। तो अंडरस्टूड है कि ये जो पूछ रहे हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू पूछ रहे हैं, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट यहाँ पे पूछी जा रही है व्हेन सर्किट हैज़ कैपेसिटर। डूइंग प्रोसेस क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है उसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो कैपेसिटर यहाँ पर है, हम सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर देंगे, कर देते हैं सर्किट को ब्रेक। ये हमने कर दिया सर्किट को ब्रेक। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रेक करने से क्या होगा, कि आगे करंट नहीं जा पाएगी। हालांकि एक्चुअल यहाँ पर जो कहानी है वो इसकी अपोजिट है। हम लोग बस रटते कुछ और तरह से, करते कुछ और तरह से। यहाँ पर जो डेरिवेशन प्रोसेस है वहाँ पे देखा जाता है कि I 0 है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि सर्किट ब्रेक हो जाता है या ब्रेक किया जा सकता है। ये डेरिवेशन से बात समझ आती है। फिर इसको कहा जाता है रट लो। क्या रट लो? उल्टा, कि जहाँ पे सर्किट है, जहाँ पे कैपेसिटर है, वहाँ पे सर्किट ब्रेक है, इसलिए वो करंट नहीं जाएगी। दोनों बातें घुमा फिरा के एक ही हैं, लेकिन आगे पीछे का अंतर है। आप डूइंग प्रोसेस में कैपेसिटर को ब्रेक करेंगे, ड्यू टू दैट मान लेंगे कि यहाँ आगे करंट नहीं जाएगी। असली प्रोसेस समझ गए थे ना, क्या होता है कि करंट नहीं जाती है, ऐसा देखा गया, इसलिए कहा जाता है कि कैपेसिटर जहाँ है वहाँ ब्रेक हो जाता सर्किट। एसी सर्किट में नहीं होता। एसी सर्किट में तो कैपेसिटर जो होता है वो करंट को अलाउ कर देता है। डीसी सर्किट की बात हो रही है, जहाँ डीसी सोर्स है वहाँ पे बात हो रही है। तो कैपेसिटर क्या करता है? करंट को ब्लॉक कर देता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ से जो करंट चला है उसका कुछ पार्ट इधर आएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा। जो यहाँ पहुँचा है उसका भी कुछ पार्ट इधर आएगा, कुछ पार्ट इधर आएगा। इधर नहीं आएगा। क्यों इधर? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। अब यहाँ पे जो करंट है सोचना भी नहीं कि इधर जाएगा। क्यों?
क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी करंट गया तो आना तो उसे यहीं पे है, घूम फिर के। तो करंट को इधर नहीं जाना है, क्योंकि करंट अगर इधर जाती, अगर कोई ऐसा रूट होता कि घूम के ये बैटरी के नेगेटिव में आ सकती होती तो उधर जाती। करंट उस जगह से अपने रूट को ब्रेक ही नहीं करेगी कि अगर उसको डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है वहीं पे घूम के आना है। करंट को ये नहीं करना होता है, करंट को ये करना होता है कि बैटरी के पास उसे वापस पहुंचना होता है। बाकी वैसे भी तुमको समझ आ रहा है कि यहाँ से कोई करंट अगर तुम इधर को ले जा रहे हो तो इसे घूम करके यहाँ वापस अगर तुम ले आए तो इस जंक्शन पे ये जो दोनों करंट हैं इसका और इसका नेट जीरो हो जाएगा। तो जब नेट जीरो है तो करंट उधर ले क्यों जा रहे हो। कुल मिलाकर के ये वाला जो कहानी है इसको भी आप इग्नोर करें, डिलीट करें। कैसे करें, कॉपी करें इस तरह से, ये लीजिए डिलीट हो गया। अब आपका जो सर्किट है थोड़ा रिलेटिवली और इजी हो गया, पहले जैसा तो नहीं रहा, आसान हो गया। ठीक, सीरीज पैरेलल समझने की कोशिश करें। सोचना भी नहीं कि ये आपका जो 2.5 है पिक्चर में इन्वॉल्व है, इसको भी आप ठीक उसी प्रकार से डिलीट कर सकते हैं या छिपा सकते हैं। मैंने कर दिया। अब सर्किट और इजी हो गया। अब यहाँ पे से जो करंट आ रहा है वो कुछ पार्ट इधर आएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा, फिर दो पार्ट होंगे। ध्यान से अगर देखो तो ये दोनों आपको समझ आएगा कि पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम कुछ वोल्टेज मान रहे हो, रैंडम वैल्यू ले लें अगर लाइक 10 वोल्ट, तो यहाँ जो दूसरा टर्मिनल है इसका वोल्टेज कुछ और मानोगे, रैंडम वैल्यू ले लें लाइक 3, तो तुम यहाँ पे 3 मान रहे हो तो यहाँ पे भी तो 3 मानोगे। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि ए और बी दो पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जो अगर नहीं है तो V बराबर IR होता है ना, R जीरो है अगर तो V भी जीरो होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा ए और बी के बीच के पोटेंशियल में। तो ए और बी दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। इस गणित के हिसाब से अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो 7 है, इनके बीच का भी 7 है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस implies दैट दे आर नॉट इन सीरीज, दे आर इन पैरेलल। ड्यू टू दैट यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप 3 और 6 को कंबाइन करें और मान लें कि वो पैरेलल में है। 3 और 6 का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6 सॉल्व करें, ये 2 आ जाएगा। मतलब आप 3 और 6 दोनों को हटा दें और उसके बदले एक ही मान लें। 2 को 1 कर दिया आपने, वैल्यू ना 3 होगी ना 6 होगी, वैल्यू 2 हो जाएगी, वैल्यू 2 हो गई। अब आपके पास में 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों सीरीज़ में है। सीरीज़ में 2 को 1 करने के लिए फॉर्मूला R बराबर R1 + R2 होता है। जोड़ लें आप इन दोनों को, 2 + 2 ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका 2 को 1 कर दिया गया, बदले में जो वैल्यू है वो 4 ले ली जाएगी। मैंने 4 ले ली। अब आपको 4-4 ओम के 2 रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, दोनों पैरेलल में है। 4-4 ओम के दोनों पैरेलल में, पैरेलल इक्विवेलेंट 4 × 4 डिवाइड बाई 4 + 4 करके निकालेंगे, 2 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को आप हटा दें और इसके बदले आप एक ही रेजिस्टेंस मान लें, वैल्यू हो जाएगी उसकी 2 ओम। अब सर्किट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया है जहाँ पे एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है। वैल्यू है रेजिस्टेंस की 2 ओम, ये R की वैल्यू है और ये V की वैल्यू है। V = IR लगा दो तो I की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी। ये रहा आंसर। क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझा दिया है, इतनी नीड नहीं थी, मे भी हो सकता है आप बोर हो गए हूँ। चलिए इस पेपर का डिस्कशन यहीं से समाप्त हुआ। आज की कहानी इतनी ही है कहानी, लेकिन इसके आगे अभी बहुत है। पेपर इसके बाद बहुत है, चैप्टर वाइज डिस्कशन भी है, टॉपिक वाइज डिस्कशन भी है, सारे पेपर का डिस्कशन भी है। लास्ट में आपको डिस्क्लेमर में याद दिला दूं कि आपको डिस्कशन शुरुआत से शुरू करना होता है। ये आपका पहला कोई पेपर नहीं था। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ओपन करेंगे तो पहला वीडियो मिलेगा, वहीं से अगर आप देखना शुरू करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी। बाकी वन मोर बात यह है कि अगर कहीं कुछ नहीं समझ आया तो नंबर भी वो भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको निकाल के अपना जो डाउट है आप भेज दीजिए, मैं उसको सेपरेटली एंटरटेन कर लूँगा। बाकी लगता नहीं है कुछ खास डाउट आज के पेपर में एटलीस्ट आए होंगे, कारण कि पेपर बहुत इजी था। ऑल्दो एनालिसिस ये सारे पेपर की एंड 1 by 1 पेपर की ये भी मैं प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आप इमेजिन कर पाओ कि व्हाट शुड बी योर रैंक
इफ़ पेपर ऑफ दैट काइंड, पेपर ऑफ दिस काइंड। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगले पेपर में कुछ अगर इंटरेस्टिंग होगा तो इंटरेस्टिंग बात करेंगे।